दोस्तों, इस बेहतरीन एनिमे की शुरुआत एक रहस्यमयी पहाड़ी गांव से होती है, जहां एक महिला मुश्किल हालात में जुड़वा बच्चों को जन्म देने वाली होती है। पर एक बूढ़ी औरत उसे रोकती है और कहती है कि अभी जन्म ना दे, क्योंकि सुबह होने वाली है। दूसरी औरत टोकती है कि ऐसी प्राकृतिक चीज को कोई कैसे रोक सकता है। भाई, ये क्या लॉजिक है? बच्चा पैदा हो रहा है या स्ट्रीम पॉज करनी है? पर दादी जिद पर अड़ी रहती हैं कि उसको ये हर हाल में करना ही होगा। आखिरकार यही बच्चे आगे चलकर भयानक राक्षसों को कमांड करेंगे। उसी दिन एक आदमी उन नए जन्मे भाई बहन को देखता है और उसको एहसास हो जाता है कि दिन और रात को अलग करने वाले शक्तिशाली बच्चे पैदा हो चुके हैं। 16 साल बाद का टाइम स्किप आता है। अब इन जुड़वा बच्चों में से एक, जिसका नाम यूरू है, घने जंगल में धनुष से तीतर का शिकार कर रहा होता है। उसका निशाना एकदम ओवर पावर्ड लगता है। तीर हवा को चीरते हुए पक्षी की गर्दन में लगता है और उसकी पेटी बना दी जाती है। जैसे ही यूरू शिकार उठाने आगे बढ़ता है, आसमान में उसकी नजर एक लंबी सफेद लकीर पर पड़ती है। यह हवाई जहाज का धुआं होता है, पर दुनिया से अनजान यूरू उसको देखकर कहता है कि यह जरूर किसी खूबसूरत ड्रैगन की पाड़ होगी। खैर, यूरू घोड़े पर बैठकर गांव लौटने लगता है, जहां प्रवेश द्वार पर दोस्त दांजी इंतजार कर रहा होता है। दांजी उसको देखकर खुश होता है, पर फिर गुस्से में बुरी तरह डांटने लगता है, क्योंकि वो अकेले खतरनाक जंगल में गया था। यूरू माफी मांग लेता है। दांजी फिक्र में पूछता है कि अकेले पहाड़ों में बुरा हो गया तो क्या करेगा, वहां मदद के लिए पुकार भी नहीं सकता। इस चिंता के बावजूद यूरू हल्के में लेता है और मुस्कुराते हुए याद दिलाता है कि मुसीबत आने पर उसके डिवाइन गार्डियंस आकर उसकी हमेशा रक्षा करेंगे। यहाँ उसका प्लॉट आर्मर काफी तगड़ा लग रहा था। दांजी बातों को नहीं समझता और यूरू के हाथ में तीतर देखकर टॉपिक छोड़ देता है। पक्षी को देखकर दांजी खुश होकर बोलता है कि आज ग्रिल्ड बर्ड खाने का मजा आएगा। पर यूरू बताता है कि ग्रिल्ड बर्ड से बेहतर हॉट पॉट रहेगा, क्योंकि उससे पेट अच्छे से भरेगा और वो ज्यादा सेटिस्फाइंग होता है। गांव के लोग यूरू को सेफली लौट आया देखकर वेलकम करते हैं। यूरू कैजुअली बताता है कि मौसम खराब होने वाला लग रहा है। एक आदमी पूछता है कि क्या बारिश होगी, क्योंकि वहां लंबे समय से बारिश नहीं हुई थी। यूरू वादा करता है कि बाद में आकर उनकी मदद करेगा। आगे चलने पर यूरू उन दो औरतों से मिलता है जिन्होंने मां की डिलीवरी में हेल्प की थी। बूढ़ी औरत यमाहा यूरू का स्वागत करती है, वहीं दांजी की मां अपने बेटे को डांटने लगती है कि आकर काम करे। मां का गुस्सा देखकर दांजी पतली गली पकड़कर भाग जाता है। उसकी मां चिढ़ जाती है कि उसको यूरू की तरह मेहनती बनना चाहिए। यूरू यमाहा से अपनी बहन आसा के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि वो ठीक है और ड्यूटी निभा रही है। यूरू खुद जाकर बहन को देखने का फैसला करता है। आसा उसको आते देख मुस्कान से स्वागत करती है, पर बड़ा ट्विस्ट ये था कि वो एक जेल सेल के पीछे बंद थी। भाई, अपनी सगी बहन को जेल सेल में कौन रखता है? ये क्या डार्क मिस्ट्री चल रही है? यूरू सेल देखकर नॉर्मल रहता है और मुस्कुराता है। वो बताता है कि उसने तीतर पकड़ा है, पर उसको नहीं लगता कि ये बहुत अमेजिंग बात है। वो बड़ा जंगली सुअर या हिरन पकड़ना चाहता था, क्योंकि बारिश कम हुई थी और उसको गांव की फसल की फिक्र थी। सर्दियों में खाना कम ना पड़े, इसलिए शिकार बढ़ाना होगा ताकि मांस स्टोर कर सके। आशा उससे सीरियस सवाल पूछती है कि क्या गांव के बड़े लोग काम ढूंढने बाहरी दुनिया में जाएंगे। यूरू समझाता है कि ऐसा होना मुमकिन है। आशा पूछती है कि क्या वो भी वहां जाएगा। यूरू इनकार करता है और पूछता है कि उसने शिकार की ट्रेनिंग क्यों ली है। यूरू लॉजिक एक्सप्लेन करता है कि अगर वो शिकार के टैलेंट से इस गांव के लिए महत्वपूर्ण बन गया तो उसको गांव छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। आशा बेचैन होकर वही सवाल दोहराती है कि कहीं वो भी माता पिता की तरह उन्हें अकेले छोड़कर तो नहीं जाएगा। यूरू उसको शांति से भरोसा दिलाता है कि वो गांव को कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जब तक आशा यहाँ है वो उसकी रक्षा करने के लिए यहीं रहेगा। ये सुनकर आशा के चेहरे पर मुस्कान आती है। ठीक उसी समय दांजी की मां आकर बताती है कि देरा गांव में आ चुका है। बाहर निकलकर देखने पर बहुत लोग देरा के आसपास इकट्ठे थे। देरा बताता है कि बाहरी दुनिया में आर्थिक स्थिति खराब है और एक पैंडेमिक फैली हुई है, इसीलिए वो औषधियां ट्रेड करना चाहता है। कुछ लोग अपने हर्ब्स को नमक और बीज से एक्सचेंज करते हैं। एक औरत बताती है कि उसकी बेटी 7 साल की होगी, तो देरा कहता है कि अगली बार जादू टोना करने वाला विच डॉक्टर जरूर लाएगा। एक औरत दर्द की शिकायत करती है, तो देरा उसको पेन किलर्स दे देता है। जैसे ही देरा की नजर यूरू पर पड़ती है, वो उससे पूछता है कि क्या उसको कुछ चाहिए, पर जवाब देने से पहले ही देरा हवा में एक खूबसूरत तमारी बॉल उसकी तरफ फेंकता है, क्योंकि वो जानता था कि यूरू सिर्फ अपनी बहन आशा के लिए ही सुवीनियर चाहेगा। यूरू इनकार नहीं करता और शुक्रिया अदा करता है। देरा के जाने के बाद दांजी कहता है कि वो भी गांव छोड़ना चाहता है। यूरू पूछता है कि क्या बाहर की दुनिया सच में इतनी महान है। दांजी याद दिलाता है कि गए हुए लोग कभी नहीं लौटते, तो जगह अच्छी ही होगी। यूरू हल्के में लेता है कि उसको अपनी पूरी जिंदगी यहीं बिताने में कोई दिक्कत नहीं है। दांजी जानता था कि ये बहन के लिए है, इसीलिए ऑफर देता है कि सब साथ चलते हैं। पर यूरू तुरंत रोस्ट करते हुए कहता है कि उसके जैसे गवार के साथ रहने से आशा की आदत खराब होगी। दांजी ऑफेंड हो जाता है, पर यूरू बताता है कि आशा की ड्यूटी बहुत जरूरी है। अचानक यूरू दोबारा आसमान में देखता है, जहां उसको फिर से ड्रैगन गैस की लकीरें दिखती हैं। इस बार आसमान से आने वाली आवाज कोई आम दहाड़ नहीं थी। यूरू ने गहरे पहाड़ों में शिकार करते समय ऐसी आवाजें पहले भी सुनी थी, पर इस बार शोर सच में काफी ज्यादा था। दंजी घबराकर पूछता है कि क्या उसने पहले कभी ड्रैगन देखा है, पर यूरू ईमानदारी से मानता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं देखा। इससे पहले कि दिमाग स्थिति को प्रोसेस कर पाता, अचानक धमाके की आवाज जगह पर गूंज उठती है। जो जगह अब तक दुनिया के लिए सुनसान पहाड़ी थी, वहां का राज खुल जाता है। यूरू और दंजी को जल्द एहसास होता है कि जिस लकीर को वो ड्रैगन की गैस समझ रहे थे, वो दरअसल हवाई जहाज था। उन्हें ऐसी चीजों का अंदाजा नहीं था और तभी आसमान में हेलीकॉप्टर मंडराने लगता है।
गांव के लोग हैरानी से आसमान घूरते हैं और तभी उन सबकी एक एक करके पेटी बना दी जाती है। यमाहा दूर से ये मंजर देखती है और समझ जाती है कि बैरियर टूट चुका है। हालांकि उसको नहीं पता कि ये कैसे हुआ, पर यकीन होता है कि हमलावर सिर्फ यूरू के लिए आए हैं। वो लोगों को चेतावनी देती है कि उन्हें यूरू को ढूंढकर छिपाना होगा और आदेश देती है कि यूरू को उसके पास लाया जाए। दंजी को जब एहसास होता है कि सबका टिकट कट चुका है तो वो बुरी तरह घबराता है, पर यूरू समझदारी से जमीन पर पड़े लोगों की हालत चेक करता है और तेजी से भागना शुरू कर देता है। वो दंजी को अपने पीछे रहने को कहता है। दंजी तुरंत भागता है और उम्मीद करता है कि उसकी मां ठीक हो। थोड़ी देर भागने के बाद उनका सामना मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने 2 हथियारबंद दुश्मनों से होता है। उनमें से एक यूरू को देखते ही स्क्वाड को सूचित करता है कि टारगेट मिल गया है। यूरू समय बर्बाद नहीं करता। इससे पहले दुश्मन हमला करे वो अपनी ओवर पावर एबिलिटी से धनुष से दोनों पर तीर चलाता है। दंजी को गोली लगने ही वाली थी। उनको नहीं पता था कि ये हथियार क्या है, पर साफ था कि घातक थे। यूरू तेजी से दुश्मनों को बेहोश कर देता है और आगे भागता है। दंजी आसमान में 2 हेलीकॉप्टर्स देखता है और बोलता है कि ड्रैगन बाहरी इलाके के करीब है, पर यूरू समझाता है कि उसको नहीं लगता वो उन्हें हरा सकते हैं और वो नहीं जानता कि क्या वो सच में ड्रैगन है। कुछ देर भागने के बाद दोनों रक्षक मूर्तियों के पास पहुंचते हैं। दंजी बताता है कि उसकी मां किले में काम कर रही होगी। यूरू बड़ी मूर्ति के पास जाता है और दंजी से पत्थर हटाने में मदद मांगता है। जल्द ही यूरू एक गुप्त दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाता है। यूरू समझाता है कि ये किले तक पहुंचने का गुप्त रास्ता है। दंजी को अंदाजा नहीं था कि ऐसी जगह वहां थी। यूरू याद दिलाता है कि दाएं और बाएं रक्षक उनकी रक्षा करेंगे। यहाँ एक तगड़ा बफ मिल गया इनको। वो रास्ते के अंदर घुस जाते हैं और यूरू उम्मीद करता है कि आशा ठीक हो। ठीक उसी समय लाल जैकेट पहने गैबी नाम की लड़की बचे हुए लोगों के पास आती है और मुस्कुराते हुए स्वागत करती है। सब डरे हुए थे। इससे पहले कि कोई कुछ करे, गैबी सिर्फ एक शब्द बोलती है और अचानक एक आदमी का शरीर चिथड़ों में बदल जाता है। वो उस शब्द को दोहराती है जिससे गांव में तबाही बन जाती है। वो शब्द गॉबल बोलकर सबको पैक कर रही थी। एक औरत अपनी बच्ची के साथ वहां से भागने की कोशिश करती है, पर गैबी आसानी से उसका टिकट काट देती है। वो वही शब्द बोलकर औरत का सिर अलग कर देती है। मासूम बच्ची डर के मारे बेजान शरीर को घूरती है और प्रोसेस करती है कि क्या हुआ। गैबी मुस्कुराकर उसके पास जाती है और कहती है कि वो बच्चों को नहीं काटती। एक आदमी जिसके हाथ कट चुके थे वो निकलने की कोशिश करता है, पर गैबी उसको हमेशा के लिए पैक कर देती है। ये देखकर बच्ची सदमे में बेहोश हो जाती है। गैबी आराम से स्क्वाड को कॉल लगाती है कि बाहरी इलाका सुरक्षित हो चुका है, अब नीचे की फौज को भेजा जा सकता है। किसी कारण से फौज से जवाब नहीं मिलता। असलियत में डेरा ने खुद ही उन ग्राउंड फोर्सेस का पूरा सिस्टम हैंग कर दिया था। डेरा स्थिति देखकर हैरान नहीं लगता, बस सोचता है कि आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि बैरियर टूट चुका था। डेरा कॉल मिलाने का फैसला करता है। जब फोन लग जाता है तो उसको एहसास होता है कि स्थिति बुरी है। वो फोन पर हाना नाम की औरत से पूछता है कि क्या उसको धुआं दिखाई दे रहा है। जवाब सुनकर डेरा मिलने की जगह बदलने को कहता है, क्योंकि उसको शक था कि आशा यहाँ है। दूसरे सीन में एक औरत यमाहा के बेजान शरीर को आशा की सेल के पास घसीट रही थी। बिना हिचकिचाहट के वो मुक्का उठाती है और सेल को धमाके से उड़ा देती है। धमाके का असर आशा के सर पर पड़ता है। यूरू वहां पहुंचता है और बहन को बेजान पड़ा देखता है। वो पैनिक होकर उसका नाम पुकारता है। तभी वो औरत जवाब देती है, अपना भाई बुलाते हुए। कहती है कि वो वही है। वो आराम से समझाती है कि वो उसको लेने आई है और सबकी पेटी बनाने आई है। यूरू पूरी तरह उलझन में था और पूछता है कि वो क्या बोल रही है। वो साफ इनकार करता है कि वो उसकी बहन नहीं है। यूरू बचाव के मोड में आकर धनुष से तीर चलाता है, पर वो औरत तीर से बचती है और बड़े धमाके से काउंटर अटैक करती है। यहाँ पे तो पूरा सिस्टम ही हैंग हो गया इस लेवल की ताकत देखकर। दूसरी तरफ डेरा जंगल में हेलीकॉप्टर्स देखता है जो माउंटेन रेस्क्यू चॉपर्स की तरह दिख रहे थे। वो अपनी गन से दुश्मनों का टिकट काट देता है और हेलीकॉप्टर्स पर नजर रखता है ताकि वो ना देख लें। गांव में आगे बढ़ते हुए उसका सामना गैबी से होता है और वो उसके दानव को देखता है। डेरा बोलता है कि उसके दांत सुंदर है और गन तान देता है। गैबी समझती है कि वो उसको देख सकता है। वो हमला करती है। डेरा बचकर गोली चलाता है, पर गैबी दानव को ढाल बनाती है। गोलियां दांतों से रुक जाती हैं। तब डेरा बोलता है, इनका इनामल काफी तगड़ा ही है। गैबी डरा की उस डांट वाली बात को पूरी तरह नजरअंदाज करती है और सीधे अहंकार के साथ पूछती है कि क्या उसने नीचे जमीन पर आने वाली पूरी फौज की अकेले ही पेटी बना दी है। पर डेरा बातों में उलझने के बजाय एक खतरनाक ग्रेनेड फेंककर गैबी को चौंका देता है। धमाके के बाद यूरू मलबे के ढेर पर गिरा पड़ा होता है। वो रहस्यमयी औरत उससे माफी मांगती है और कहती है कि वो तो सिर्फ तीर तोड़ना चाहती थी, पर उसको इस ताकत की आदत नहीं है। जब यूरू उठने का प्रयास करता है तो जो खूबसूरत तमारी बॉल उसने आशा के लिए बचा कर रखी थी वो जेब से गिरकर ठीक उस औरत के हाथों के सामने चली जाती है। ठीक उसी समय दादी यमाहा की आंखें खुलती हैं। वो देखती हैं कि आशा के शरीर से निकला हुआ लाल रंग अचानक किसी भयानक प्राणी में बदलकर उस औरत के हाथ को जोर से जकड़ लेता है। यमाहा बिना समय बर्बाद किए तुरंत डेरा को आदेश देती है कि वो यूरू को वहां से निकाल ले। इससे पहले कि यूरू ये अजीब घटना समझ पाता, डेरा तेजी से इमारत के अंदर कूदता है, यूरू को पकड़ता है और सीधे भाग निकलता है। यमाहा उनको निर्देश देती है कि उन्हें नीचे की दुनिया में छिपना होगा। डेरा इन बातों का पालन करता है। दूसरी तरफ डैंजी अपनी मां को ढूंढ लेता है।
वो घायल थीं, पर उनका टिकट नहीं कटा था। जब डैनजी उनकी हालत देखता है तो उसकी नज़र यूरू पर पड़ती है, जिसको डेरा खींचते हुए ले जा रहा था। डैनजी स्थिति को देखकर बुरी तरह घबरा जाता है। बाहर आसमान में दुश्मनों के खतरनाक हेलीकॉप्टर्स गांव को घेरे हुए थे। डेरा छोटा रास्ता चुनता है और थोड़ी देर बाद दोनों उन पवित्र रक्षक मूर्तियों के पास बाहर निकलते हैं। डेरा बताता है कि अब वो पहाड़ से नीचे जाएंगे, पर यूरू पूरी तरह सदमे में होता है और स्थिति प्रोसेस नहीं कर पाता, इसीलिए डेरा मजबूरन उसको घसीट रहा था। अचानक एक हेलीकॉप्टर से यूरू पर निशाना लगाया जाता है, जिससे उसका खेल खत्म होते बचता है। डेरा फुर्ती से उसको वापस बड़ी मूर्तियों के पीछे छिपाता है। डेरा अपनी छोटी बंदूक निकालकर हवाई जहाज पर गोलियां चलाता है, पर दुश्मन हाई कैलिबर हथियारों का इस्तेमाल कर रहे थे, इसीलिए इन दोनों पर डिसएडवांटेज काफी भारी था। डेरा सोचता है कि अगर दांत वाला दानव वापस आया तो दोनों फ्लैंक हो जाएंगे। स्थिति इससे बुरी नहीं हो सकती थी। यूरू इस सदमे में लगातार बड़बड़ाता है कि आशा का टिकट कट गया है, पर वो खुद पर संदेह करता है क्योंकि उसने उसको हिलते हुए देखा था। यूरू को इस बात का दुख होता है कि वो दादी को पीछे छोड़ आया। वो उस औरत के बारे में सोचता है जो बहन होने का दावा करके सबको पैक करना चाहती थी। डेरा उसके अंदर चल रही कश्मकश को भली भांति समझता है, पर हेलीकॉप्टर्स के हमले चल रहे थे। डेरा कहता है कि समझाने का समय नहीं है। वो यूरू को एक हरा लॉकेट देकर बाएं और दाएं का इस्तेमाल करने को कहता है। यूरू को बिल्कुल समझ नहीं आता। डेरा बताता है कि दोनों रक्षक मूर्तियों के बीच पत्थरों में एक छेद है, लॉकेट वहीं लगाना है। यूरू झुंझला जाता है। डेरा चिढ़कर बोलता है कि ये उपहार है, बस वैसा ही करो जैसा बताया गया है। यूरू लगातार शिकायत करता हुआ लॉकेट पकड़कर उन मूर्तियों की तरफ बढ़ता है। छेद दिखते ही वो चिल्लाता है कि ये मिट्टी से बंद है। डेरा गुस्से में मिट्टी खोदकर निकालने को कहता है। हेलीकॉप्टर्स पर बैठे दुश्मनों की नजर यूरू पर पड़ती है तो वो उसको पकड़ने और बाकी सबकी पेटी बनाने का ऑर्डर देते हैं। यूरू मिट्टी हटा देता है और डेरा सफाई रखने का ताना मारता है। जैसे ही यूरू लॉकेट छेद में डालता है, डेरा अचानक यूरू का सिर पकड़कर जमीन के पत्थरों पर पटक देता है। भाई ये क्या अजीब दोस्ती है। यूरू चोट खाकर गुस्से में सवाल करता है, पर जैसे ही उसका लाल रंग लॉकेट पर लगता है, दोनों रक्षक मूर्तियां तेज चमकने लगती हैं। एक पल के लिए रोशनी सबको अंधा कर देती है। इससे पहले कि दुश्मन कुछ समझते, अदृश्य ताकतें उन हेलीकॉप्टर्स को बुरी तरह हिला देती हैं। यूरू देखता है कि सुनहरे प्राणी हेलीकॉप्टर्स को पकड़कर अपनी भयानक ताकत से टुकड़े कर रहे हैं। जब वो प्राणी रोटर ब्लेड्स को चबाने लगते हैं तो हेलीकॉप्टर्स जमीन पर गिरते हैं। डेरा जल्दी से यूरू को वहां से निकालता है ताकि दोनों दब ना जाएं। दूर से गैबी ये देखकर चीखती है कि वही हवाई जहाज उसकी वापस जाने की गाड़ी थी। वो इस बात पर रोती है कि अब पहाड़ से पैदल नीचे उतरना पड़ेगा। वो उम्मीद करती है कि ये दानव कमजोर हो और इनमें ओवर पावर्ड एबिलिटी ना हो। धमाके के बाद यूरू होश संभालता है तो एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि नया मालिक एक बच्चा है जिसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। उसकी साथी औरत बोलती है कि उम्र का फर्क नहीं पड़ता, उन्हें मालिक की आज्ञा माननी ही पड़ेगी। यूरू उन्हें देखकर समझ जाता है कि वो सच में दाएं और बाएं रक्षक है। डेरा समझाता है कि इनका कोई एक नाम नहीं है, लोग इन्हें अलग नामों से पुकारते हैं। भूत, आत्मा, राक्षस, क्रिप्टिड्स, एबरेशंस या नाशपाती। असली नाम चाहे जो भी हो। डेरा यूरू को बताता है कि अब से ये दोनों प्राणी उसके अपने निजी दानव हैं। सीन बदलता है और हमें बीते समय का एक हिस्सा दिखाया जाता है, जहां यूरू के पिता उसको दाएं और बाएं रक्षक मूर्तियों को किले से जोड़ने वाली गुप्त सुरंग दिखा रहे थे। यूरू को इसकी पहले से कोई जानकारी नहीं थी, इसीलिए पिता बताते हैं कि जब ये गांव एक बड़ा किला था तब उस समय के मालिक ने इसको बनवाया था। वो चेतावनी देते हैं कि इसके बारे में कम लोगों को ही पता है, उसको ये राज किसी को नहीं बताना चाहिए और इसका इस्तेमाल सिर्फ बड़ी जरूरत पर होना चाहिए। सुरंग के आखिरी छोर पर पहुंचकर पिता बताते हैं कि गांव के निकास द्वार पर मौजूद बेस उनके ठीक ऊपर है। आखिर में वो यूरू को एहसास दिलाते हैं कि दाएं और बाएं रक्षक हमेशा उस पर निगरानी रखते हैं। दोस्तों वर्तमान समय में वापस आते हैं। दाएं और बाएं रक्षक यूरू को एहसास दिलाते हैं कि वो इस पूरे समय उस पर गहरी नजर रखे हुए थे और अब वो उसके निजी दानव हैं। यूरू इस तगड़ी बफ पर अविश्वसनीय तरीके से उन्हें घूरता रह जाता है। दाएं रक्षक परेशान करते हुए चढ़ाता है कि लगता है ये रोने वाला लड़का ही उनका नया मालिक बनेगा। बाएं रक्षक डांटते हुए चेतावनी देता है कि इससे मालिक उदास होगा, इसलिए चढ़ाना बंद करें। दायां रक्षक डेरा को पहचानता है और बायां बताता है कि उस पर भी निगरानी थी। यूरू ओवर पावर्ड एबिलिटी देखकर सदमे में था। दायां रक्षक समझाता है कि उन्होंने आसमानी पक्षियों का टिकट काट दिया क्योंकि वो नुकसान पहुंचा रहे थे। डेरा स्पष्ट करता है कि वो आधुनिक वाहन थे, इसलिए फालतू चर्चा की जरूरत नहीं है। वो बताता है कि 2 खतरे सामने आए हैं, इसलिए दोनों रक्षक उन्हें सुरक्षित नीचे उतरने में मदद करें। रक्षक याद दिलाते हैं कि वो अब सिर्फ यूरू के आदेशों का पालन करेंगे।
डेरा झुंझुलाकर स्पष्ट करता है कि स्थिति समझाने का समय नहीं है। बात खत्म होते ही गैबी प्रकट होती है और बताती है कि दोनों दानव ताकतवर लग रहे हैं, इसीलिए वो जानने की इच्छा रखती है कि ये किसके दानव हैं। यूरू हैरानी से पूछता है कि उसके पीछे वो अजीब दांतों वाला दानव आखिर क्या है। डेरा घबरा जाता है कि गैबी आसानी से पहुंच चुकी है और ग्रेनेड फेंकने के बाद भी ठीक है। गैबी आगे बढ़ती है और चेतावनी देती है कि दानव की मजबूती कम ना आके। वो यूरू को देखकर अंदाजा लगाती है कि वो आशा का भाई होगा, क्योंकि उम्र 16 साल लग रही है। यूरू खुद को 17 का बताता है, पर डेरा समझाता है कि पारंपरिक गिनती से दुनिया उसको 16 का मानती है। जब गैबी आशा का नाम लेती है तो यूरू तबाही के मंजर को भुला नहीं पाता। वो सीधे सवाल करता है कि क्या वही लोग हैं जिन्होंने गांव वालों की पीटी बना दी है। गैबी बिना हिचकिचाहट के मान लेती है। रक्षक याद दिलाते हैं कि बस एक शब्द बोलने की देर है और वो गैबी का टिकट काट देंगे। यूरू स्पष्ट बताता है कि वो आदेश नहीं देगा, क्योंकि वो पवित्र रक्षक देवता है, औकात नहीं कि उनको आदेश दें। हालांकि यूरू बताता है कि उसके पास 2 गुजारिश है। पहली, अगर गांव में कोई जिंदा बचा है तो रक्षक उन्हें सुरक्षित जगह ले जाए। दूसरी, ये लड़की सिर्फ उसकी शिकार है, इसीलिए रक्षक गैबी को ना छुएं। यूरू आखिर में कहता है कि बाकी जो दिल करे उसके लिए स्वतंत्र है। दाया रक्षक खुशी से हंसने लगता है और कहता है कि नया मालिक आजादी देने वाला लग रहा है। सीन आशा की तरफ शिफ्ट होता है, जो उस लाल रंग के अजीब प्राणी से निपट रही थी। आशा अपने आजाद हाथ का ताकत से इस्तेमाल करके दादी यमहा के शरीर को कमरे के दूसरे छोर पर फेंक देती है। लाल रंग का प्राणी यमहा को खतरनाक टक्कर से बचाने के लिए आशा का हाथ छोड़ देता है। आशा जाने का फैसला करती है, पर वो चेतावनी देती है कि वो कभी माफ नहीं करेंगे और भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बाहर आकर आशा की नजर छिपे हुए डैंजी और उसकी घायल मां पर पड़ती है, पर वो उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाती। दूसरी तरफ दाया रक्षक उत्साह में सीधे गैबी की तरफ छलांग लगा देता है। गैबी फुर्ती से दानव को मजबूत ढाल बनाती है, पर दाया रक्षक ठीक उसके ऊपर से कूद जाता है। वो यूरू को सूचित करता है कि वो गांव वालों को सुरक्षित जगह ले जाएगा। वो गैबी को चेतावनी देता है कि उसका दूसरा हिस्सा गर्म खून वाला है। गैबी नीचे देखती है और दंग रह जाती है जब बाया रक्षक एक पत्थर फेंकने के बाद उसके दानव को उठाकर बुरी तरह दीवार पर पटक देता है। बाया रक्षक स्पष्ट करता है कि वो बस मालिक की गुजारिश का पालन कर रही है। इससे पहले कि गैबी रिएक्शन दे, यूरू का तेज तीर गैबी के पैर के आर पार निकल जाता है। वो तुरंत दूसरा तीर तैयार करता है। गैबी जमीन पर गिरती है, पर दानव की मदद से बच निकलने में कामयाब हो जाती है। बाया रक्षक आराम से मानती है कि गैबी के दानव मजबूत हैं, क्योंकि वो भयानक हमले के बाद टिक गए। यूरू बिना समय गवाए तेजी से पीछा करता है और बाया रक्षक डेरा की शिकायतों को अनसुना करके पीछे दौड़ पड़ती है। डेरा जानता था कि उन्हें रोक नहीं सकता, इसीलिए हरा लॉकेट उठाता है और पीछे भागता है। इस बीच वो मासूम लड़की जिसने अपनी मां का टिकट कटते देखा था, दाया रक्षक की भारी आवाज सुनकर अचानक होश में आ जाती है। दाया रक्षक उसको जिंदा देखकर राहत लेता है और प्यार से चेहरे का लाल रंग पूछता है। वो दिलासा देते हुए कहता है कि ये किसी और का लाल रंग होगा, क्योंकि उसको चोट नहीं लगी है। वो लड़की पूरी तरह से उलझन में बैठ जाती है और घबराकर देखने लगती है कि कौन बात कर रहा है। दाया रक्षक को एहसास होता है कि वो उसको देख नहीं सकती, इसीलिए वो खुद को दृश्यमान करता है। वो कहता है कि वो दानव नहीं है और उसको सुरक्षित जगह ले जाएगा, पर बात पूरी होने से पहले ही लड़की दोबारा बेहोश हो जाती है। दाया रक्षक उसको उन दूसरे बच्चों के पास ले जाता है जो उसको देखकर पहले ही बेहोश हो चुके थे। दाया रक्षक को उनकी इस अजीब प्रतिक्रिया से थोड़ा आहत होता है, क्योंकि सब बच्चे उसको देखते ही बेहोश हो गए, जबकि वो तो सिर्फ मदद करना चाहता था। इमारत से बाहर निकलते हुए वो सोचता है कि दुश्मन ने बड़ों को बिल्कुल नहीं बख्शा और उनकी पेटी बना दी, पर किसी अजीब कारण से बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तभी अचानक आशा आकर उससे टकराती है। दाया रक्षक तुरंत समझ जाता है कि बाकी बच्चों के विपरीत आशा उसको पूरी तरह से आसानी से देख सकती है। हालांकि बिना कोई शब्द कहे आशा उसकी तरफ दौड़ती है और बिना रुके अपनी भयानक ताकत का पूरा इस्तेमाल करके उस पर हमला कर देती है। दाया रक्षक ठीक समय पर रिएक्शन देता है और एक भयानक चीख के साथ काउंटर अटैक करता है, जो आशा को पूरी तरह से ओवरपावर्ड कर देता है। वो शिकायत करता है कि उसने एक शब्द तक नहीं बोला, पर वो इस बात को मानता है कि उसके पास सच में खतरनाक शक्ति है। आशा जल्द समझ जाती है कि उसके खिलाफ जीतने का कोई चांस नहीं है, इसीलिए मौका मिलते ही वो तुरंत वहां से फरार हो जाती है। दाया रक्षक आशा का पीछा करने की जहमत नहीं उठाता, क्योंकि उसके पास एक और जरूरी काम था, पर वो शिकायत करता है कि आजकल के बच्चे बड़ों की बात नहीं सुनते। गैबी खुद को इमारत के अंदर छिपाने का प्रयास करती है। वो अपने दानवों को दरवाजे की तरह खड़ा करती है, पर बाया रक्षक अकेली ताकत से उन्हें खोलने की कोशिश करती है। गैबी उन दानवों को बंद रखने में संघर्ष कर रही थी। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि बाया रक्षक उनको ओवरपावर कर रही है, क्योंकि ये मुकाबला 2 दानव बनाम 1 का था। जल्द ही बाया रक्षक अपने हाथ दानव के दांतों के बीच फंसा लेती है। वो भयानक शक्ति से उनके दांत फाड़ने में सक्षम हो जाती है। इससे पहले गैबी रिएक्शन दे, यूरू अपना दूसरा तीर चलाता है, जो सीधे गैबी के कंधे के आर पार निकल जाता है। ठीक उसी समय आशा वहां पहुंचती है और अपनी तबाहकुन एबिलिटी से पूरी इमारत गिरा देती है। सारा भारी मलबा ठीक बाया रक्षक पर बुरी तरह गिर जाता है। आशा जल्दी आकर गैबी की हालत चेक करती है। यूरू उन दोनों पर तीर तान लेता है और ना हिलने की चेतावनी देता है। यूरू उनसे असली पहचान पूछता है। आशा बताती है कि वो उसकी सगी बहन है, पर यूरू उसको झूठी बुलाता है
और स्पष्ट करता है कि आशा इतनी बड़ी नहीं है। आशा समझाती है कि नीचे की दुनिया में बेहतर पोषण मिलता है। भाई ये क्या अजीब लॉजिक है, नीचे क्या अलग च्यवनप्राश मिलता है जो हाइट एकदम बढ़ गई। यूरो पलटकर जवाब देता है कि आशा ऐसे गुस्से में नहीं घूरती। आशा आराम से मानती है कि उसने जिंदगी में बहुत सहा है, इसीलिए थोड़ी कठोर हो गई है। एक पल बाद बाया रक्षक मलबे से आसानी से निकल आती है, जैसे उसको कुछ हुआ ही ना हो। दाया रक्षक वहां पहुंचकर कहता है कि परिवार का लड़ना ठीक नहीं। वो आशा के सामने उतरता है। वो यूरो को सूचित करता है कि इस लड़की की महक ठीक उसके जैसी है, इसीलिए दोनों सच में सगे भाई बहन हैं। यूरो इस ताज़ी जानकारी से पूरी तरह दंग रह जाता है, पर वो चौकसी कम नहीं करता। वो पूछता है कि किले में रहने वाली आशा आखिर कौन है। आशा सीधे बताती है कि वो लड़की सिर्फ एक बहरूपिया है। वो बताती है कि 10 साल पहले जब माता पिता उसको लेकर गांव से फरार हुए थे, तब यमाहा और बाकी लोगों को डर था कि यूरो भी भाग जाएगा, इसीलिए उन्होंने यूरो को रोके रखने के लिए झूठी आशा का निर्माण किया। आखिरकार वो दयालु और परवाह करने वाला भाई है, इसीलिए जब तक आशा गांव में थी वो वहां से नहीं जाता। जैसे ही वो कहानी सुनाती है, हम देखते हैं कि किले में मौजूद दूसरी आशा अचानक खड़ी हो जाती है, पर वो किसी भी तरह से इंसान नहीं लग रही थी। आशा यूरो को सूचित करती है कि दूसरी वाली बिल्कुल नकली है, इसीलिए गांव वाले पूरी जिंदगी उससे फरेब करते आए हैं। यूरो इस कड़वे सच को प्रोसेस करने में बहुत मुश्किल महसूस करता है। वो अब भी झूठ पर विश्वास नहीं करना चाहता था, पर देरा उसको धनुष नीचे करने पर मजबूर करता है। देरा आशा से कहता है कि अब भावुक पुनर्मिलन हो चुका है तो उसको पीछे हट जाना चाहिए। यूरो विरोध करने की पूरी कोशिश करता है, पर देरा याद दिलाता है कि दुश्मन दरअसल यूरो के ही पीछे आए हैं। उनको नहीं पता कि ये कथित असली आशा किस ताकत की मालिक है। अगर यूरो रुका तो बचे हुए गांव को और नुकसान झेलना पड़ेगा। यूरो ये सुनकर आखिरकार शांत हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि गांव में जिंदा लोग हैं और वो उनको खतरे में नहीं डालना चाहता। धनुष नीचे करने के बाद यूरो आशा और गैबी से गुजारिश करता है कि वो गांव वालों को नुकसान ना पहुंचाए। वो स्पष्ट करता है कि वो उन्हें जाने देगा, इसीलिए लौट जाना चाहिए। हैरानी की बात यह थी कि आशा तुरंत राजी हो जाती है। गैबी इस फैसले पर शिकायत करती है, पर यूरो देरा के साथ निकल जाता है। दाया और बाया रक्षक उसके पीछे चल देते हैं। गैबी इलाज करते हुए आशा से पूछती है कि वो यूरो को पकड़ क्यों नहीं रहे हैं। आशा समझाती है कि उसके घाव को इलाज चाहिए और वो जानते हैं कि यूरो अब सुरक्षित है। गैबी का दानव अचानक कंधे से तीर खींचकर निकाल देता है। गैबी दर्द से बुरी तरह कराहती है, पर मुस्कुराते हुए कहती है कि आशा का भाई सच में निर्दयी है। वो मानती है कि यूरो का निशाना कमाल का है और वो जिंदा भी है। हालांकि वो ये बात सिर्फ आशा को सांत्वना देने के लिए कहती है। आशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसका भाई ठीक है। गैबी प्यार से उसके सर पर हाथ फेरती है। तभी गैबी देखती है कि गांव का बैरियर वापस आ रहा है, इसीलिए उन्हें पहाड़ से उतर जाना चाहिए। दादी यमाहा बैरियर को वापस लाने का काम कर रही थी, जबकि नकली आशा उसके पीछे शांति से खड़ी थी। सीन बदलता है और हम हिगाशी गांव के रास्ते पर 2 यात्रियों को देखते हैं। वो उन हेलीकॉप्टरों की चर्चा कर रहे थे। औरत कहती है कि शायद किसी को बचाने के लिए मदद आई थी, क्योंकि इन पहाड़ों में लोग गायब हो जाते हैं और कभी नहीं मिलते। आदमी बताता है कि ये डरावनी कहानी जैसा है, जहां लोग अचानक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं और वापस आने पर गांव का नामो निशान नहीं मिलता। बात खत्म होते ही देरा खुशी से उनका स्वागत करता है और यूरो के साथ उतरने लगता है। यात्री उन्हें मजदूर समझते हैं, पर जब दाया और बाया रक्षक उनके ऊपर से उड़ते हैं तो यात्री हवा के दबाव से घबराकर नीचे लौट जाते हैं। देरा बताता है कि गांव बैरियर के अंदर चला गया है। दुश्मन बैरियर तोड़ चुके थे, इसलिए वापस जाने का कोई मतलब नहीं था। उन्हें अब नीचे की दुनिया में मिलजुल कर रहना होगा। अंत में वो पहाड़ के नीचे पहुंचते हैं, जहां हना गाड़ी में इंतजार कर रही थी। हना शिकायत करती है कि दानवों का नहीं बताया। रक्षक समझ जाते हैं कि वो उन्हें देख सकती है। देरा माफी मांगता है और कहता है वो रास्ते में सब बताएगा, क्योंकि यूरो पर खतरा है। हना मुड़कर देखती है कि दोनों रक्षक उसकी गाड़ी को हैरानी से घूर रहे थे, जैसे वो एक धातु का टुकड़ा हो। जहां दाएं और बाएं रक्षक हाना की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज होता देखकर हाना आगे बढ़कर खुद ही अपना परिचय देने का फैसला करती है। वो यूरो को सूचित करती है कि वो और डेरा एक साथ मिलकर दुश्मनों से निपटने वाले डीमन रिटेनर्स के रूप में काम करते हैं। डेरा जल्दी से मुड़कर दाएं और बाएं रक्षक से गुजारिश करता है कि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके चेक करे और बताएं कि क्या आसपास कोई दुश्मन डीमन विल्डर्स छिपे हुए हैं। रक्षक तुरंत आसपास का जायजा लेते हैं और उन्हें सूचित करते हैं कि वहां दूर दूर तक कोई खतरा नहीं है। डेरा इसको एक परफेक्ट अवसर मानता है ताकि वो यहां से निकलकर किसी भीड़ भरी जगह पर आसानी से छिप सके। वो यूरो को गाड़ी के अंदर बैठने को कहता है, पर यूरो को ये अजीब सी लोहे की चीज बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। वो इस अद्भुत वाहन के अंदर घुसने में हिचकिचा रहा था, क्योंकि उसने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी। डेरा उसकी उलझन को समझता है और आराम से समझाने का प्रयास करता है कि आधुनिक दुनिया में इसको ऑटोमोबाइल कहते हैं, जो धातु और लोहे से बना एक वाहन है। पर यूरो के दिमाग का पूरा सिस्टम हैंग हो गया था। हाना को समझ आ जाता है कि डेरा का तरीका फेल है। वो इंजन स्टार्ट करती है और बस इतना कहती है कि इस गाड़ी के अंदर छिपे हुए बहुत सारे घोड़े हैं, इसीलिए ये बहुत तेज भागती है। रक्षक उसकी इस घोड़ों वाली एक्सप्लेनेशन को तुरंत सच मान लेते हैं। यूरो भी आखिरकार भरोसा करता है और गाड़ी में बैठ जाता है।
इस बीच दूसरी तरफ गैबी और आशा बिना किसी कठिनाई के गांव के उस शक्तिशाली बैरियर से बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं। अब वो दोनों वहां शांति से इंतजार कर रहे थे ताकि उनकी सवारी आए और उन्हें बाहर निकाल सके। कुछ देर इंतजार करने के बाद जिन कागामोरी एक बड़ी रेस्क्यू ग्रुप के साथ गैबी को ले जाने के लिए पहुंचता है। वो आते ही बताता है कि उसने सुना था कि गांव में नए और खतरनाक डीमंस प्रकट हुए थे, इसीलिए उसको लगता है कि शायद उसको शुरू में ही आना चाहिए था। जैसे ही रेस्क्यू टीम गैबी को स्ट्रेचर पर लिटाती है, जिन कागामोरी चिंता में पूछता है कि उसके घाव अब कैसे हैं। गैबी बिल्कुल आराम से उसको सूचित करती है कि लाल रंग का बहना अब बंद हो चुका है। वो ये भी बताती है कि उसके कंधे में अभी भी एक तीर का आगे वाला एरोहेड फंसा हुआ है, इसीलिए वो उम्मीद करती है कि वापस जाकर उसको आसानी से निकाल लेंगे। गैबी खुद ही स्ट्रेचर पर उठकर बैठ जाती है और जिन को बताती है कि उसके पैर में लगने वाला निशाना पूरी तरह आर पार निकल गया था। जिन कागामोरी उसकी ये लापरवाही देखकर गुस्से में कहता है कि ये बहुत गंभीर चोटें हैं, उसको इन चोटों के बारे में इस तरह बात नहीं करनी चाहिए जैसे कि ये दांतों की माइनर कैविटीज हों। भाई, इस लड़की के कंधे में तीर फंसा है और उसको लग रहा है जैसे मच्छर ने काटा हो। पर गैबी उसकी चिंता को नजरअंदाज कर देती है और सूचित करती है कि वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि उसको दर्द सहने की आदत हो चुकी है। जिन कागामोरी ये मानकर चलता है कि आशा का भाई बच निकलने में कामयाब हो गया है, पर आशा स्पष्ट करती है कि उन्होंने उसको देखा है और पुष्टि की है कि वो जिंदा और बिल्कुल ठीक है। जिन बताता है कि उन्होंने आसपास के सभी ट्रेल हेड्स को सुरक्षित कर लिया था, पर उन्हें यूरू वहां नहीं दिखा, इसीलिए उनका किसी दूसरे रास्ते से बच निकलना ही विकल्प बचता है। एक संभावना ये भी थी कि वो पहाड़ पर ही छिपे हों, पर जिन को पता था कि उन्होंने 2 चॉपर्स और अपने सभी सोल्जर्स को वहां खो दिया है। जिन थोड़ा निराश महसूस करने लगता है क्योंकि वो जानता था कि उनका बूढ़ा मालिक इस नुकसान के बारे में सुनकर खुश नहीं होगा। गैबी उसको सूचित करती है कि आशा का भाई एक अधेड़ उम्र के आदमी के साथ भागा था जिसका नाम डेरा था। गैबी अंदाजा लगाती है कि शायद उसी ने हमारे सोल्जर्स की पेटी बना दी होगी और उन्हें पैक कर दिया होगा। जैसे ही जिन कागामोरी वो नाम सुनता है, उसको एहसास हो जाता है कि गैबी टडेरा के बारे में बात कर रही है। वो हैरान होता है कि उन्होंने वही दिन क्यों चुना था जब एक टडेरा डीमन रिटेनर वहां मौजूद था। जिनके हाव भाव बदल जाते हैं और वो आग बबूला हो जाता है। उसको पछतावा होता है कि उसको अपना डीमन साथ लाना चाहिए था। दूसरी तरफ डेरा हाना को बताता है कि उन्होंने दाएं और बाएं रक्षक आजाद किए, चौपस गिराए और दुश्मनों को हराया। डेरा ने ज्यादातर सोल्जर्स का टिकट काट दिया। हाना हैरान थी कि दुश्मन सोल्जर्स लाए थे। डेरा बोला ये केजे मोरिस का काम होगा, अब उनकी पहचान पता है, इसीलिए उनको अपना हुलिया बदलकर नई जगह जाना होगा। हाना हमेशा शांति से जीना चाहती थी। तभी रक्षक खिड़की पर दस्तक देकर बताते हैं कि उन्हें डीमन जाते महसूस हो रहे हैं। हाना घबरा चाहती है, पर बायां रक्षक बताता है कि चिंता की बात नहीं, वो पुराने दोस्त हैं। तभी हवा में तैरते सफेद घोड़े पर एक खूबसूरत औरत ओशिरासामा आती है। वो कहती है, लगता है रक्षकों को नया मालिक मिल गया है। रक्षक पुष्टि करते हैं और बताते हैं कि वो 400 साल बाद नीचे आए हैं। दाया रक्षक बताता है कि यूरू उनका नया मालिक है। औरत खुश होती है, पर जब सुनती है कि यूरू दिन रात बंटने वाले जुड़वा बच्चों में से एक है, तो वो ठहर कर कहती है कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। उसके जाने के बाद डेरा और हाना पूरी तरह से सदमे में थे क्योंकि उन्होंने पहली बार भगवान देखा था, पर यूरू उन्हें मामूली चीजें कहकर बुलाता है। डेरा उसको डांटते हैं कि ओशिरासामा देवता है। अंत में हाना बताती है कि डीमंस के अलग जॉनर्स होते हैं, जैसे देवता। डेरा बताता है कि दांत वाले दानव कॉम्बैट टाइप थे। तभी हम देखते हैं रेस्क्यू टीम गैबी को ले जा रही थी। हालात जो भी थे, जिन भरोसा दिलाता है कि मालिक यूरो को जिंदा देख खुश होगा। वो पूछता है कि क्या दुश्मन के दानव सच में ताकतवर थे। गवी मानती है, पर बताती है आशा के भाई ने तीर चलाया था। उसने पहले उसकी मोबिलिटी बंद की, फिर मेन हाथ पर निशाना लगाया। यहाँ पता चलता है कि उसके पास शिकारी का दिमाग है। सूरज ढलते ही बारिश शुरू होती है। दुश्मन के 2 बचे सिपाही बच निकलने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें एहसास होता है कि वो एक जगह पर 5 बार घूम चुके हैं। निकलना असंभव था। यूरू हाना की गाड़ी में बैठा सब प्रोसेस कर रहा था, पर शहर की चमकती रोशनी देखकर आंखें फटी रह जाती हैं। शहर पहुंचते ही हाना यूरू को खाना और नए कपड़े देती है क्योंकि पुराने कपड़ों में वो अजीब लगेगा। यूरू झोले से सफेद टी-शर्ट निकालता है और पूछता है कि क्या ये ट्यूनिक है। हाना स्थिति आसान बनाने के लिए हाँ बोलती है। वो पतलून देती है और समझाती है कि ये हाकामा जैसा है। डेरा सैंडल देता है और बताता है आधुनिक दुनिया में लोग ऐसे ही जूते पहनते हैं। हाना डेरा के नए पहनावे पर ताना मारती है कि उस पर गुंडे वाला लुक जच रहा है। यूरू पूछता है झोले में क्या है। हाना बताती है कि उसको राइस बॉल्स पता होंगे, पर यूरू सदमे में आता है कि वो 100% सफेद चावल है और असली समुद्री घास में लपेटे हैं। वो घबराकर पूछता है कि क्या ये महंगी लग्जरी नहीं है। उसकी मासूमियत पर हाना निशब्द रह जाती है। डेरा मानता है गांव में ये महंगी चीज होगी, इसलिए प्रतिक्रिया पर दोष नहीं देता। यूरू को कवर खोलना नहीं आता। हाना मदद करके हटा देती है ताकि वो खा सके। यूरू पहला निवाला लेते ही खुशी से चीखता है कि ये बहुत स्वादिष्ट है। वो कहता है ये भगवानों का खाना है। हाना इस छोटी खुशी पर मुस्कुराती है। डेरा फैसला करता है कि उसको और राइस बॉल्स देगा। हाना चिढ़ाती है कि क्या वो यूरू का चाचा बन गया है। अचानक यूरू खाना रोक देता है जब उसको पिछली घटनाएं याद आती हैं। वो भारी मन से बोलता है कि काश आशा भी ये खा पाती। इससे पहले कि कोई कुछ बोलता, दाया रक्षक पूछता है कि ये अजीब जगह क्या है। डेरा समझाता है इसको रेस्ट स्टॉप कहते हैं, जो आधुनिक स्टेज स्टेशन जैसा है। यहाँ दुकानें, शौचालय मिलेंगे और उपहार ले सकते हैं।
डेरा देखता है कि दाया और बाया रक्षक ध्यान से सुन रहे थे। उन्हें उत्सुकता थी, इसीलिए डेरा उनको अंदर आने को बोलता है, पर दाया और बाया रक्षक तुरंत इनकार करते हैं। वो कहते हैं वो यूरू के साथ रुकेंगे, इसीलिए दोनों अकेले खाएंगे, जबकि वो मालिक पर नजर रखेंगे। डेरा बात मानकर हाना के साथ निकल जाता है। जाते हुए हाना रक्षकों से कहती है कि ड्राइवर सीट के साथ छेड़छाड़ ना करे। दाया रक्षक पूछता है कि क्या उसको गाड़ी के घोड़ों को खाना नहीं खिलाना चाहिए। हाना बताती है कि वो उन्हें बाद में तेल पिला देगी। अंदर पहुंचते ही हाना पूछती है उसने यूरू को कितनी सच्चाई बताई है। डेरा बताता है कि जब उसने कहा कि किले वाली लड़की सगी बहन नहीं थी तो लड़के का दिमाग हैंग हो गया था, आगे कुछ ना बताना ही ठीक होगा। हाना मानती है कि वो नेक बन रहा है। डेरा याद दिलाता है कि यूरू अभी छोटा बच्चा है। हाना कहती है उसको बच्चे पसंद नहीं है। खाना खत्म करके वो पूछती है कि आगे क्या करना है। वो जानना चाहती थी कि क्या दोनों डेरा के ठिकाने चलेंगे। डेरा इनकार करता है। वो समझाता है कि दुश्मन उसका चेहरा और नाम जानते हैं, इसीलिए रुका नहीं जा सकता। हाना को विश्वास नहीं होता कि डेरा बेघर होकर किसी अनजान बच्चे को पालेगा। डेरा स्पष्ट करता है कि अब ये हाना की भी समस्या है, क्योंकि गांव की रिटेनर होने के नाते उसको मदद करनी होगी। हाना कहती है कि वो मदद करेगी। फिर बिना घुमाए फिराए डेरा सीधे पूछता है कि क्या वो उससे शादी करेगी। सन्नाटा छा जाता है। फिर हाना के चेहरे पर भयानक रूप आ जाता है। वो धातु के नकल डस्टर्स पहन लेती है। वो उन्हें दिखाते हुए कहती है कि यही उनकी शादी की अंगूठियां होंगी। डेरा पीला पड़ जाता है। हाना गुस्से में पूछती है शादी क्यों करनी पड़ेगी। डेरा शांत करते हुए समझाता है कि यह शादी सच में नहीं होगी। समाज में घुलने मिलने के लिए झूठा नाटक करना होगा ताकि यूरो की रक्षा कर सकें। देश में बाहरी लोगों की अफवाहें आग की तरह तेजी से फैलती हैं। छिपने के लिए बड़ा शहर चाहिए, पर डेरा अकेले नहीं कर सकता। हाना आग बबूला होकर बोलती है कि शादी की जरूरत नहीं है, दोनों सिर्फ रूममेट्स बनकर रह सकते हैं। पर डेरा समझाता है कि परिवार को किराए का घर आसानी से मिलता है। लोग परिवारों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। यहाँ उसको समाज का तगड़ा बफ मिल सकता है। हाना सुझाव देती है कि वो यूरू की बड़ी बहन बनेगी और डेरा अकेला बाप। डेरा डिटेल में समझाता है कि लोग उल्टी सीधी बातें बनाएंगे। वो सोचेंगे कि बेचारा बाप है जिसकी पत्नी बच्चों को छोड़कर भाग गई। ऐसी अफवाहें आएंगी कि शायद पत्नी ने धोखा दिया है या वो महान पिता है। इस हमदर्दी की वजह से लोग मदद करने आएंगे। दोनों सूरतों में ये झूठी कहानी पड़ोसियों के बीच गैर जरूरी ध्यान को आकर्षित करेगी, जो उनका सीक्रेट प्लॉट आर्मर तोड़ देगी। उनकी पहचान खतरे में आएगी और दुश्मन उन्हें आसानी से ढूंढ लेंगे। इसीलिए डेरा बेहतर कहानी का प्रस्ताव देता है। वो सबको यही बताएंगे कि यूरू उसका सगा बेटा है और उसने जवान औरत के साथ दूसरी शादी कर ली है। ये कहानी पड़ोसियों को कम शकी लगेगी और उन्हें आसानी से घुलने मिलने की ओवर पावर एबिलिटी देगी। हाना गुस्से में स्पष्ट करती है कि उसने इस नकली प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है, पर डेरा उसकी शिकायत को नजरअंदाज कर देता है और सीधे मुद्दे पर आता है। वो पूछता है कि नए घर का मुखिया कौन होगा और किसका उपनाम इस्तेमाल करना है। हाना गुस्से में बुरी तरह चीखती है कि उसने फैसला ले लिया है कि वो हॉलीवुड स्टार जेसन स्टेथम के साथ ही अपनी शादी करेगी। जब हाना अंदर गुस्सा दिखा रही थी, बाहर दाएं और बाएं रक्षक गाड़ी को उत्सुकता से घूर रहे थे। वो उलझन में थे कि इंसानों ने इन घोड़ों को इस डब्बे में कहां छिपाया है। बाएं रक्षक मानती है कि आधुनिक दुनिया की एडवांस टेक्नोलॉजी सच में अद्भुत है। उसी दौरान यूरू खाना छोड़कर बाहर आता है ताकि माफी मांग सके। यूरू अफसोस जताता है कि वो अकेले खाना खा रहा है और उनसे नहीं पूछा। दाया रक्षक उसकी दयालु बातों पर मुस्कुराता है और मानता है कि नया मालिक नेक है। बाया रक्षक बताती है कि उन्हें आम इंसानों वाला खाना खाने की आवश्यकता नहीं होती। यूरू पूछता है कि उसको उन्हें किस नाम से पुकारना चाहिए। दाया रक्षक बताता है कि वो उन्हें जो चाहे बुला सकता है। सोचने के बाद यूरू तय करता है कि उन्हें दाएं और बाएं रक्षक बुलाना ठीक रहेगा। फिर यूरू काम की बात पर आता है और गुजारिश करता है कि उसकी बहन के बारे में सब बता दें। दाया रक्षक बताता है कि वो 400 सालों से हिगाशी गांव के प्रवेश द्वार पर शांति से बैठे थे, इसीलिए उन्होंने सिर्फ आने जाने वालों को देखा और अंदर की घटनाओं का अंदाजा नहीं है। गांव वालों ने बताया था कि जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ था और फिर उन्होंने यूरू को देखना शुरू किया। दाया रक्षक याद दिलाता है कि यूरू के पिता उसे पहाड़ों में शिकार पर ले जाते थे। यूरू को याद आता है कि उसकी सबसे पुरानी यादें वही हैं जहां पिता शिकार सिखा रहे थे। बाया रक्षक बताती है कि उन्होंने दूसरे जुड़वा बच्चे को द्वार के पास शायद ही देखा था। उन्हें लगा था कि मासूम बच्ची की बीमारी से पेटी बन चुकी होगी, पर 10 साल पहले उन्होंने यूरू के माता पिता को एक छोटी लड़की के साथ फरार होते देखा था। बाया रक्षक बताती है कि उस छोटी लड़की के अंदर बहने वाले लाल रंग की महक यूरू जैसी थी। यूरू अंदाजा लगाता है कि वही लड़की आज बड़ी होकर गांव पर हमला कर रही थी। यूरू को लगता था कि माता पिता ने उन दोनों को गांव में अकेला छोड़ दिया था, पर आखिरकार उसको आज सच पता चलता है कि उन्होंने उस रात सिर्फ यूरू को छोड़ा था और अपनी प्यारी बेटी को वहां से बचा लिया था। इस भयानक सच्चाई के बाद लंबी शांति छा जाती है। यूरू पूरी स्थिति प्रोसेस करता है और निश्चय के साथ सिर उठाता है। वो अपने मन में कहता है कि उस असली आशा को ये बात जरूर पता होगा कि उनके माता पिता आखिर कहां और किस हाल में छिपे हैं। कुछ समय बाद डेरा और हाना वापस लौट आते हैं, पर हाना अभी भी गुस्से में थी। वो यूरू को सूचित करती है कि अब से वो दोनों उसके गार्डियंस बनने वाले हैं। यूरू इस अजीब शब्द को नहीं समझ पाता। हाना बताती है कि अगर यूरू ने मुसीबत खड़ी की तो पूरी जिम्मेदारी इन दोनों पर आएगी।
डेरा यूरू को सूचित करता है कि उन्हें लंबा सफर करना है। वो पूछता है कि क्या सफर शुरू करने से पहले यूरू को शौचालय का इस्तेमाल करना है। यूरू शौचालय जाने से इनकार करता है और पास की झाड़ियों की तरफ इशारा करके मासूमियत से बोलता है। वो बताता है कि उसने पहले ही बाहर आसानी से अपना काम निपटा लिया है। हाना ये सुनते ही बुरी तरह घबरा जाती है कि उसने अभी से नई मुसीबत पैदा कर दी। इन सब बातों को किनारे रखते हुए हाना कड़ी चेतावनी देती है कि यूरू गाड़ी की छत पर ना बैठे। अगर वो वहां बैठेगा तो लोगों का ध्यान आकर्षित होगा और दुश्मन उनकी तरफ आएंगे। यूरू को लॉजिक समझ नहीं आता क्योंकि दाएं और बाएं रक्षक पूरे समय वही बैठे थे। हाना अत्यंत शांति से समझाती है कि आम इंसान इन अजीब डीमंस को बिल्कुल नहीं देख सकते। सिर्फ उसके जैसे शक्तिशाली डीमन विल्डर्स ही उनको आसानी से देख सकते हैं। बाया रक्षक स्पष्ट करती है कि आमतौर पर अदृश्य रहने वाले डीमंस कुछ इंसानों के सामने खुद को दृश्यमान कर सकते हैं। उनके जाने के बाद यूरू गाड़ी में पूछता है कि क्या कागेमोरी परिवार डीमन विल्डर्स हैं। डेरा पुष्टि करता है कि उनके पास ऐसी ताकत वाले लोग हैं और वो बहुत बड़ी परेशानी है। डेरा समझाता है कि उन्होंने हिगाशी गांव हमेशा के लिए छोड़ दिया और दुनिया में स्थापित हो गए। वो गांव की एक शाखा वाले परिवार थे जिन्होंने मतभेद के कारण गांव से निकलने का फैसला किया। हना मानती है कि वो ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल उलझना नहीं चाहती। तभी डेरा बताता है कि यहाँ त्याग किए गए पुराने हिगाशी गांव वालों का एक बड़ा नेटवर्क फैला हुआ है। काफी समय से अफवाहें सुनने को मिल रही थी कि इन जुड़वा बच्चों में से एक दरअसल कागेमोरी परिवार के साथ ही छिपा हुआ है और ये जानकारी बिल्कुल सच निकली। सीन अचानक बदलता है। एक औरत जिसका नाम आउई है उसको एक बिल्डिंग में किसी खतरनाक स्टॉकर से बचकर भागते देखते हैं। रास्ते अंधेरे थे और आउई को सिर्फ उसके डरावने कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। जब दुश्मन करीब आता है तो वो बुरी तरह घबराकर लिफ्ट में प्रवेश करती है और दरवाजे बंद करने की कोशिश करती है। आखिरी सेकंड में वो आदमी जबरदस्ती दरवाजा खोलता है और आउई के साथ लिफ्ट में प्रवेश करता है। वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि आउई को भागने का कोई फायदा नहीं। आउई सदमे में आकर दूर रहने की चेतावनी देती है, पर आदमी बेखौफ होकर समझाता है कि उसको आउई की पेटी बनाने के लिए करीब आना पड़ेगा। लिफ्ट के दरवाजे बंद हो जाते हैं जिससे बचने का रास्ता नहीं बचता। आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाता है। आउई भीख मांगती है और उसकी घबराहट सुनकर आदमी शैतानी मुस्कान देता है, पर अचानक आउई की आवाज भयानक रूप से बदल जाती है। वो खतरनाक चेतावनी देती है कि अगर वो आगे बढ़ा तो उसके भयानक इलाके में प्रवेश कर जाएगा। आउई का चेहरा डरावने अमानवीय प्राणी में बदल जाता है और शरीर भूत की तरह लंबा होने लगता है। आदमी डर के मारे पत्थर बन जाता है। बिना आहट के पैरों के नीचे मजबूत जमीन से एक विशाल एंगलर फिश डीमन प्रकट होता है। ठीक उसी समय जिन कागेमोरी शांति से बिल्डिंग की सीढ़ियों से ऊपर आता है और असली आउई को कॉल लगाता है। वो सूचित करता है कि उसने स्टॉकर वाले मामले को सुलझा दिया है। जिन बताता है कि उसने स्टॉकर से वादा लिया है कि वो कभी आउई के आसपास नहीं भटकेगा, इसीलिए वो शांति से काम पर वापस जा सकती है। लिफ्ट में फंसे आदमी को विशाल एंगलर फिश के अनगिनत भयानक हाथ बुरी तरह जकड़ लेते हैं। आदमी को पलटवार करने का मौका नहीं मिलता क्योंकि ताकतवर हाथ उसको आसानी से नीचे खींच लेते हैं। एंगलर फिश उसको बिना चबाए पूरा निगल लेती है और उस आदमी का हमेशा के लिए टिकट कट जाता है। लिफ्ट के दरवाजे खुलते हैं। वहां एक बेचारी आम औरत उस अजीब एंगलर फिश को हवा में तैरते देखती है। डरावनी एंगलर फिश जमीन पर गिरे नाइफ को निगल लेती है। औरत पैरालाइज्ड होकर वहीं खड़ी रह जाती है। जिन कागेमोरी पीछे से आवाज लगाता है। वो ध्यान देता है कि औरत डीमंस को देख सकती थी, इसीलिए शांत रहने की हिदायत देता है। कहानी दोबारा यूरू की तरफ लौट आती है। डेरा यूरू को समझाता है कि उसको और हना को गांव के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। उनके परिवार कई पीढ़ियों से यहाँ जीवन बिता रहे थे और उन्होंने इस काम को विरासत में हासिल किया था। डेरा बताता है कि यामा ने जोर दिया था कि बाहरी इंसान को राज का पता नहीं चलना चाहिए कि हिगाशी गांव कहाँ स्थित है। वो चाहती थी कि दोनों जुड़वा भाई बहन किसी और के हाथों में ना पड़े। डेरा समझाता है कि उसका काम सामान इकट्ठा करना और जानकारी पहुंचाना है। हना आम काम करती है, इसीलिए उसने कभी गांव में कदम नहीं रखे। डेरा स्पष्ट कहता है कि उसको अंदाजा नहीं है कि यामा क्या सोच रही हैं, पर टडेरा क्लैन का सदस्य होने के नाते उसको नियमों का सम्मान करना पड़ता है। वो यूरू को सूचित करता है कि उसका असली नाम टडेरा यू है, पर डेरा कहकर बुला सकता है। यूरू बताता है कि जब दुश्मन जबरदस्ती ले जाने आए थे तो यामा परेशान और गुस्से में लग रही थी। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए यूरू पूछने का फैसला करता है कि वो दोनों किस तरह की बला है। गंभीरता से समझाता है कि जब गांव में ठीक उसी दिन एक लड़का और लड़की जुड़वा पैदा होते हैं, जब दिन और रात बराबर होते हैं, तो दुनिया तबाही का शिकार होकर टूट जाएगी। दाना रक्षक बताता है कि पिछली बार ऐसा भयानक हादसा 400 साल पहले घटित हुआ था। उस दौरान गांव में दिन और रात बंटने वाले जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ था और पूरा देश पूर्व और पश्चिम के बीच युद्ध में बुरी तरह बट गया था। उससे पहले देश उत्तर और दक्षिण के बीच होने वाले युद्ध के कारण भी कटा था। दोनों ही समय में दुश्मनों की पेटी बनाने वाले डीमन विल्डर्स पर्दे के पीछे आसानी से शामिल थे। यूरो समझ जाता है कि वो दोनों दरअसल श्रापित बच्चे हैं जो पूरी दुनिया को तबाही में डाल देंगे, पर दाया रक्षक समझाता है कि अराजकता लालची लोग फैलाते हैं जो उनकी ओवर पावर्ड एबिलिटी का गलत इस्तेमाल करके युद्ध शुरू करना चाहते हैं। यूरो काफी उलझ जाता है क्योंकि उसके पास कोई खास ताकत बिल्कुल नहीं है, पर दाया रक्षक स्पष्ट करता है कि ये कमजोरी सिर्फ अभी
सभी के लिए है। तभी बाया रक्षक बताती है कि उसके अंदर ताकत हासिल करने की क्षमता है। डेरा तब मानता है कि आशा ने पहले से ही ताकत हासिल कर ली होगी। दाया रक्षक ने खुद उस गांव में इस ताकत का अनुभव किया था, इसीलिए वो समझाता है कि आशा ने ब्रेक नाम की एक भयंकर एबिलिटी हासिल कर ली है। ये अनोखी ताकत आसानी से किसी भी मजबूत बैरियर को खोलने पर मजबूर कर सकती है। बाया रक्षक आगे एक्सप्लेन करती है कि इस ताकत की जुड़वा एबिलिटी दरअसल सील है। ये किसी भी चीज को हमेशा के लिए जबरदस्ती बंद करने की शक्ति होती है। हना हैरानी से पूछती है कि क्या होता है जब ब्रेक और सील आपस में टकराते हैं। डेरा कड़े शब्दों में कहता है कि ये सच में एक विरोधाभास है। वो पूछता है कि क्या किसी ने दोनों शक्तियों को एक साथ हासिल किया है। दाया और बायां रक्षक इनकार करते हुए बताते हैं कि किसी ने ऐसा नहीं किया। कोई नहीं जानता ऐसी स्थिति में क्या घटेगी। हना पूछती है कि क्या अफवाहें फैलाकर गांव वालों को मैनिपुलेट किया जा रहा है। यूरू सोचता है क्योंकि गांव के आसपास बैरियर था, पर डेरा आसानी से आने जाने में सक्षम था। डेरा आराम से समझाता है कि बैरियर पार करने का एक खास रास्ता है। डेरा बताता है कि हिगाशी विलेज तक आने का रास्ता दिमाग खराब करने वाला था। एक बंदे को खास पत्थरों के आसपास उल्टी दिशा में चक्कर लगाने पड़े, फिर चौराहे से दाएं मुड़ना, अगले मोड़ से वापस आना और घाटी से गुजरकर विशाल पेड़ के पास 90 डिग्री का टर्न लेना था। डेरा मानता है कि यह सच में एक बड़ा दर्देसर था, लेकिन उसके क्लैन को यह रूट पता है, इसलिए वो बिना परेशानी गांवों के बैरियर को पार कर सकता है। वो यूरू को बताता है कि उसकी माँ नीचे की दुनिया से थी और भटकते हुए इस रास्ते पर आ गई थी। ऐसा कभी कभी होता है जब लोग भटक कर गलती से यहाँ पहुंच जाते हैं। ये सुनकर यूरू को बचपन याद आता है, जब उसकी माँ ने बताया था कि जहाँ वो पैदा हुई और बड़ी हुई वहाँ यूरू नाम का मतलब रात होता है। उस वक्त माँ ने कहा था कि वो एक दिन यूरू, उसके पिता और आशा को वहाँ जरूर ले जाएगी। सफर में आगे बढ़ने के बाद वो आराम करने रुकते हैं। यहाँ यूरू को टॉयलेट इस्तेमाल करने में दिक्कत होती है। वो डेरा के इंस्ट्रक्शंस को याद करके फ्लश करता है और हाथ धोता है, लेकिन आखिरी स्टेप पर यूरू की हवा टाइट हो जाती है। वो हैंड ड्रायर के पास आने से डरता है क्योंकि मशीन की आवाज ड्रैगन के दहाड़ने जैसी लगती है। भाई का प्लॉट आर्मर भी एक ड्रायर के आगे सिस्टम हैंग कर गया। क्या क्रिंज और ओवर ड्रामेटिक बंदा है। आखिर में डरकर वो अपने कपड़ों से हाथ पोंछता है और लाइट बंद कर देता है, क्योंकि डेरा ने कहा था जो रूम यूज नहीं हो रहा उसकी लाइट्स एक्सटिंग्विश करनी चाहिए। पब्लिक बाथरूम से निकलकर यूरू किसी ओपी विलन को हराने जैसी फीलिंग लेता है, क्योंकि उसने आधुनिक दुनिया के लैट्रीन रूल्स को मास्टर कर लिया है। वो हैरानी में था कि यहाँ पानी के लिए कुएं की जरूरत नहीं पड़ती। दाया रक्षक उसकी बात से सहमत होता है। वो बताता है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि इन स्विचेस को दबाने से रोशनी कैसे पैदा हो जाती है। बाया रक्षक कहती है कि रात के समय शहर में कितनी सारी चमकती रोशनियां हैं। वो आसपास की विशाल पत्थर की इमारतों को आलीशान किले समझकर हैरानी जताती है। दाया रक्षक सोचने लगता है कि इस दुनिया में कितने अमीर लॉर्ड्स होंगे जिनके पास इतने बड़े किले होंगे। यूरू उनका लॉजिक ठीक करता है कि ये किले में ही आम लोगों के घर हैं। डेरा ने बताया था कि इन इमारतों में दर्जनों इंसान एक साथ निवास करते हैं। बाया रक्षक ये जानकारी सुनकर दंग रह जाती है। वो हैरानी से कहती है कि यहाँ लोगों की संख्या इतनी ज्यादा है तो राजधानी में कितनी भारी भीड़ होगी। उसको लग रहा था कि यही राजधानी है। यूरो उसकी गलतफहमी दूर करता है और सूचित करता है कि ये राजधानी नहीं है। वो बताता है कि टोक्यो, जो असली राजधानी है, वहाँ लगभग 1 करोड़ लोग निवास करते हैं। दाया रक्षक ये आंकड़ा सुनकर सदमे को नहीं छिपा पाता। वो घबराकर सोचता है कि इन लोगों का पेट भरने के लिए कितने चावल की आवश्यकता पड़ती होगी। उनके आसपास काफी भीड़ थी, इसीलिए उसको हैरानी थी कि ये राजधानी नहीं है। यूरू इस जगह का नाम याद करने की कोशिश करता है जो हाना ने बताया था। कुछ देर बाद उसको नाम याद आ जाता है। वो सूचित करता है कि वो इस समय गुनतमा प्रीफेक्चर में मौजूद है। बायां रक्षक ये जानकारी दिमाग में दर्ज कर लेती है। दायां रक्षक मानता है कि इतने सारे इंसानों के बीच छिपना आसान होगा। यूरू सहमत होता है कि पेड़ को छिपाने के लिए जंगल सबसे बेहतरीन जगह होती है। बायां रक्षक याद दिलाती है कि इन अनगिनत इंसानों के बीच ही उसको अपनी बहन ढूंढनी होगी। यूरू उम्मीद करता है कि वो सच कह रही हो। वो बताता है कि डेरा और हाना शायद नेक लोग हैं, पर अगर उनका गांव की नकली बहन वाली छल कपट से लेना देना हुआ तो वो अंधा भरोसा नहीं कर सकता। साथ ही जो औरत खुद को आशा होने का दावा कर रही है उस पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसने लोगों की पेटी बना दी थी। बच्चे के साथ रातों रात फरार होना बड़ा फैसला था, इसीलिए वो असली माता पिता से आमने सामने मिलकर बात करना चाहता है। वो उस नकली आशा को पकड़ेगा और मजबूर करेगा कि वो उसको माता पिता के पास ले जाए। दायां रक्षक इस योजना में मदद के लिए तैयार हो जाता है। वो हंसकर कहता है कि उसको 400 सालों से दुश्मनों को पैक करने का मौका नहीं मिला था। बायां रक्षक उसको डांट लगाती है कि जब मामला गंभीर है तो मजाक नहीं करना चाहिए। दायां रक्षक पलटकर पूछता है कि उसकी इस मिशन पर क्या राय है। बायां रक्षक मुस्कुराती है और बताती है कि उसको बचकर भागना पसंद नहीं है, क्योंकि शिकार करना और खेदना उसकी असली फितरत है। यूरू उसकी डरावनी मुस्कान देखकर डर जाता है, पर शांत रहता है।
थोड़ी देर बाद डेरा आकर सूचित करता है कि हाना ने रहने के लिए जगह ढूंढ ली है। यूरू की नजर डेरा के फोन पर पड़ती है। उसको अंदाजा नहीं था कि ये चौकोर धातु की चीज आखिर क्या है। डेरा इस एडवांस डिवाइस को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि ये यंत्र स्मोक सिग्नल की तरह काम करता है, बस इसमें आवाज और अक्षरों का इस्तेमाल होता है। भाई क्या घटिया एक्सप्लेनेशन थी, पर यूरू और दोनों रक्षक इस बेहुदा एक्सप्लेनेशन पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। जब वो अपार्टमेंट पहुंचते हैं तो तीनों हैरानी में थे कि ये पत्थर के किले अंदर से कैसे दिखते हैं। हाना सूचित करती है कि बिजली और पानी की सुविधा सेट हो चुकी है और कोई आकर गैस चालू कर देगा। वो डेरा से कहती है कि वो वेस्टर्न स्टाइल वाले कमरे का इस्तेमाल करेगा। वो यूरू को ततामी मैट वाला कमरा देती है क्योंकि यूरू को वही पसंद आएगा। यूरू असली ततामी मैट्स देखकर दंग रह जाता है। गांव में इसका इस्तेमाल सिर्फ आशा करती थी। डेरा गोजा मैट्स के बारे में पूछता है, पर यूरू उसकी चर्चा नजरअंदाज करके ततामी का आनंद लेता है। वो बोलता है कि ये एक बहुत बड़ी लग्जरी है। जमीन पर लेटते ही एक कुत्ता और बिल्ली वहां आकर उसको ग्रीट करते हैं और सिर थपथपाते हैं। यूरू इस हरकत से घबरा जाता है। हाना माफी मांगती है और उनका परिचय कोटेसकू और जीरो के रूप में करवाती है। दाया और बाया रक्षा के शोर सुनकर कमरे के अंदर आते हैं। वो आदर से घुटनों के बल बैठ जाते हैं और यूरू को भी वैसा ही करवाते हैं। वो कोटेसकू और जीरो को बताते हैं कि वो इस लड़के के निजी डीमंस हैं। डेरा बताता है कि ये दरअसल हाना के डीमंस हैं। यूरू नादानी में आकर साफ बोलता है कि ये दोनों बस आम कुत्ता बिल्ली हैं। ये सुनते ही जीरो उसको कचोट लेता है और कोटेसकू पेट में मुक्का मारता है। दाया रक्षक उसको डांटता है और स्पष्ट करता है कि ये आम कुत्ते बिल्ली जैसे बिल्कुल नहीं है। वो इनकी देखभाल करेंगे, इसीलिए उसको ठीक से आदरपूर्वक स्वागत करना चाहिए। हाना बाद में समझाती है कि ये उसके ज़ेन खोकोरो डीमंस हैं, सामने के दरवाजे पर बैठने वाला टाइगर और पीछे के दरवाजे वाला वुल्फ। यूरू अब घबराकर उनका स्वागत करता है क्योंकि वो कोई गलत हरकत करने से डर रहा था। हाना बाद में सूचित करती है कि दुश्मन डेरा का उपनाम जानते हैं, इसलिए अब से वो हाना का उपनाम दानो इस्तेमाल करेंगे। डेरा माफी मांगता है और इस सहारे के लिए शुक्रिया कहता है। हाना यूरू को भी वही नाम अपनाने को कहती है। यूरू इस बात से सदमे में था कि इन दोनों के पास उपनाम है। इसका मतलब था कि वो महान परिवारों से ताल्लुक रखते हैं। हाना स्पष्ट करती है कि यहाँ सबके पास उपनाम होता है, ये नॉर्मल है। तभी डेरा बताता है कि हाना के पास अपना खुद का एक पूरा पहाड़ भी है। यूरू ये सुनकर और भी दंग रह जाता है क्योंकि इसका मतलब था कि वो जमींदार है, पर हाना तुरंत उसको सूचित करती है कि उसको ये सब विरासत में आसानी से मिला है। हाना समझाती है कि उसकी जमीन की कोई देखभाल नहीं करता, इसीलिए वहां इतनी घास उगाई है, पर वो जमीन आसानी से बेची नहीं जा सकती। यूरू आराम से पूछता है कि क्या वो वहां शिकार करने जा सकता है, पर हाना टोकते हुए कहती है कि उसको वहां जंगली सब्जियां तोड़ने जैसा व्यवहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। डेरा यूरू को सूचित करता है कि इस आधुनिक दुनिया में शिकार करने के लिए लाइसेंस की सख्त जरूरत होती है और उन धातु के घोड़ों यानी गाड़ियों को चलाने के लिए भी उसको जरूरी लाइसेंस चाहिए होगा। यूरू तुरंत शिकायत करने लगता है और चिढ़ते हुए कहता है कि यहाँ सब कुछ बहुत बड़ी मुसीबत लग रहा है। जबकि यूरू इस नई दुनिया के बारे में अधिक जानकारी हासिल कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ आशा एक अनजान और सुरक्षित जगह पर अपनी एबिलिटी को नियंत्रण करना पूरी लगन से सीख रही थी। अपनी उंगलियों को हिलाकर वो आसानी से एक सेब के छिलके का एक छोटा हिस्सा निकाल लेती है, पर सेब बस थोड़ा सा ही हिलता है। हालांकि जब वो अपने पूरे हाथ का एक साथ प्रयोग करती है तो उसकी भयानक और तबाहकुन पावर एक ही पल में विशाल पत्थर के खंभों को धमाके से उड़ा देती है। वो जल्द ही निराश और उदास हो जाती है क्योंकि उसकी शक्तिशाली ताकत उसकी मर्जी के मुताबिक ठीक से काम नहीं कर रही थी, इसीलिए उसको लगातार अपना अभ्यास जारी रखना होगा। उसकी इस ट्रेनिंग के बीच अचानक उसके मालिक गेंजो कागामोरी आते हैं। वो देखना चाहते थे कि आशा इस समय कैसा प्रदर्शन कर रही है। आशा तुरंत उनसे माफी मांगती है क्योंकि वो लगातार उनके आंगन को धमाकों से तबाह कर रही थी और उसके निशाने की एक्यूरेसी को अभी भी काफी सुधार की आवश्यकता थी। गेंजो उसको बताते हैं कि जब तक वो गलती से किसी की पेटी नहीं बनाती तब तक सब ठीक है, इसीलिए उसको बिना डरे अपना अभ्यास जारी रखना चाहिए। जिन तुरंत आगे बढ़कर उस धमाके से फैले हुए सारे मलबे को साफ करने का काम करता है। वो अपने डीमन की एक अजीब आंख का इस्तेमाल करके उस सारे मलबे को एक ही पल में निगलवा देता है। भाई इसको ही तो कहते हैं एक तगड़ा और ओवर पावर्ड क्लीनिंग सिस्टम। सफाई मुकम्मल होने के बाद आशा उनसे आदर से पूछती है कि क्या वो उनके लिए और कोई मदद कर सकती है। गेंजो स्पष्ट करते हैं कि वो यहाँ सिर्फ गाबी से मिलने और उसका हाल जानने आए थे। जब वो सब लोग गाबी के कमरे में पहुंचते हैं तो गाबी उन्हें बताती है कि उन्हें यहाँ मिलने आने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वो भगवान की कृपा से अब काफी बेहतर महसूस कर रही हैं। गेंजो ये देखकर काफी खुश होते हैं कि गाबी पूरी तरह सुरक्षित है और उसका डीमन जिसका नाम गैब्रियल है वो भी एकदम ठीक और मजबूत हालत में है।
आसा आगे बढ़कर उसको वही सेब प्रदान करती है जिसका उसने अपनी ट्रेनिंग में इस्तेमाल किया था। पर ठीक तभी आसा को अचानक एहसास होता है कि वो उस सेब को ठीक से काटने के लिए चाकू लाना पूरी तरह भूल गई है। जिन बिना किसी देरी के अपने दूसरे डीमन को पुकारता है जिसका नाम मकोटो था। वो उस खतरनाक डीमन के पेट से एक तेज चाकू उगलवा देता है। आसा उसकी इस अजीब मदद के लिए शुक्रिया कहती है और उस उगले हुए चाकू को बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत ले लेती है। पर गाबी बुरी तरह चिढ़ते हुए सवाल करती है कि क्या वो सच में चाहती है कि वो ऐसी अजीब और गंदी जगह से निकले हुए चाकू से कटा हुआ सेब खाए। पता नहीं उस डीमन के डरावने पेट में क्या क्या कचड़ा होगा और ये लोग उसी चाकू से खाना खा रहे हैं। जिन गाबी को आश्वासन देने का प्रयास करता है और कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि ये चाकू किसी इंसान का टिकट काटने के लिए अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये बात बिल्कुल दिलासा देने वाली नहीं थी, पर इस घटिया तर्क के बावजूद गाबी आखिरकार उस सेब को आसानी से खा लेती है। गैंजो उसको अभी अपनी सेहत और आराम पर पूरा ध्यान केंद्रित करने को कहते हैं। साथ ही वो आसा को सख्त आदेश देते हैं कि वो गाबी के साथ इस हवेली में ही सुरक्षित रुके। गैंजो समझाते हैं कि अगर बाहर आम लोगों में अफवाहें फैल गईं कि आसा और उसका भाई यूरू पहाड़ से निकल चुके हैं तो बहुत से खतरनाक लोग उसे ढूंढने आएंगे। वो आगे बताते हैं कि कागामोरी क्लैन के अंदर ही ऐसे स्वार्थी लोग मौजूद हैं जो आसा को अपनी निजी ताकत बढ़ाने के लिए हासिल करना चाहते हैं। इसीलिए उसकी सुरक्षा यहीं रहने में है और तब तक जिन उसके भाई यूरू को ढूंढने का जरूरी काम करेगा। आसा उनके आदेशों को पूरी निष्ठा से स्वीकार कर लेती है, पर जिन तब आकर स्वीकार करता है कि उसको अंदाजा नहीं है कि आसा का भाई दिखता कैसा है। गाबी खुद पर गुस्सा करती है कि उसको जरूर फोटो खींच लेनी चाहिए थी। बिना समय गवाए आसा एक पेन और कागज उठाती है और सेकंड्स में यूरू के चेहरे का चित्र बना देती है, पर जिन तुरंत उस स्केच को खारिज कर देता है। उसको लगता है कि बहन होने के नाते आसा का नजरिया पक्षपात से भरा था। जब गाबी भी यूरू का चेहरा ड्रॉ करने का प्रयास करती है तो उसकी घटिया ड्राइंग स्किल्स बिल्कुल काम नहीं आती। हैरानी की बात यह थी कि गैब्रियल नाम की डीमन की ड्राइंग स्किल्स आम इंसानों से कहीं ज्यादा ओवरपावर्ड थीं। आर्ट देखकर जिन सूचित करता है कि वो तदेरा परिवार की जांच पड़ताल से शुरुआत करेगा। जाने से पहले आसा चेतावनी देती है कि भाई के डीमंस की सूंघने की क्षमता बेहद खतरनाक है। वो लोगों को उनके लाल रंग की महक से पहचान लेते हैं जो उनका एक बड़ा बफ है। गैब्रियल जिन को दाएं और बाएं रक्षक की बढ़िया ड्राइंग प्रदान करता है। जिन अभी भी एक डीमन की आर्ट स्किल देखकर पूरी तरह सदमे में था। रात में अपार्टमेंट में हाना देखती है कि डेरा ने क्लीन शेव कर ली है। वो शिकायत करती है कि अब वो बेकार लग रहा है क्योंकि जेसन स्टेथम वाली खूबी चली गई। डेरा उदास होता है। तभी हाना बताती है कि यूरू घूमने गया है और रक्षक साथ है। डेरा घबराता है क्योंकि यूरू उसका मचेटे काकू लेकर चला गया। हाना आग बबूला हो जाती है। डेरा समझाता है कि फायर आर्म्स एक्ट में पकड़े गए तो टिकट कट जाएगा। दूसरी तरफ यूरू डीमंस के साथ शहर घूम रहा था। वो पूछता है कि क्या उन्हें दुश्मन के डीमंस महसूस होते हैं। रक्षक हाँ कहते हैं और बताते हैं कि वो आसा के लाल रंग की महक ढूंढ सकते हैं। वो अपने ओवरपावर्ड डीमन रूप में ट्रांसफॉर्म होकर उड़ान भरते हैं। यूरू डर से चीखता है और उल्टी करता है। रक्षक बताते हैं दुश्मन करीब है। बाया रक्षक पूछती है क्या पेटी बना दे, पर यूरू रोक कर बात करने को कहता है। लेफ्ट ने स्पष्ट किया कि उसे सभी डीमंस को इंसानी पैमानों पर नहीं तौलना चाहिए क्योंकि सामान्य तौर पर वे अलग दुनिया में रहते हैं, इसलिए वो ये उम्मीद नहीं कर सकता कि वे एक दूसरे को पूरी तरह से समझ पाएंगे। यूरो को लगता है कि उसने लॉजिक पकड़ लिया है और कहता है कि तब तो उन्हें भालू या जंगली सुअर जैसा समझना बेहतर होगा। तभी दाएं रक्षक को बिल्डिंग के अंदर से एक अजीब महक आने लगती है। बिना वक्त बर्बाद किए वो खामोशी से अंदर घुस जाते हैं। वहां उनकी नजर जिन पर पड़ती है जो अपने काले कपड़े पहने हुए सहयोगियों के साथ चल रहा था। दाएं रक्षक बताता है कि उन लोगों से डीमंस और आसा की तेज महक आ रही है क्योंकि उन्होंने दुश्मनों को देख लिया है। दुश्मनों के डीमंस ने भी उनकी मौजूदगी महसूस कर ली होगी। यूरो को वहां डेंजर नजर नहीं आ रहा था क्योंकि काले कपड़े वाले लोग आम इंसान दिख रहे थे। ठीक उसी पल उन्हें आसा जिन के ग्रुप की तरफ बढ़ती दिखाई देती है। उसका चेहरा देखते ही यूरो के दिमाग में गांव की तबाही घूम जाती है। बिना सोचे यूरो मचेटे हाथ में पकड़ता है और आसा की तरफ दौड़ पड़ता है। दायां रक्षक जल्दी आगे आकर चेतावनी देता है कि ये पुराने लाल रंग की महक है, इसलिए वो असली आसा बिल्कुल नहीं हो सकती। पर यह चेतावनी देने में बहुत देर हो चुकी थी। इससे पहले यूरो ब्रेक लगा पाता, जिनके विशाल डीमन ने उसको एक ही झटके में पूरा निगल लिया। उस डरावनी एंगलर फिश डीमन ने अपना मुंह हल्का सा खोला ताकि यूरो देख सके। जिन उसको वायल में रखा हुआ लाल रंग दिखाते हुए कहता है कि उसने सुना था कि उसके डीमंस की सूंघने की शक्ति तेज है। क्योंकि यूरो ने नकली आसा पर प्रतिक्रिया दी थी तो पक्का हो गया कि वही जुड़वा भाई है। इसकी पुष्टि के बाद जिन अपना परिचय देता है और मछली की तरफ इशारा करके बताता है कि ये उसका निजी डीमन है जिसे स्कैवेंजर बुलाया जाता है। यहाँ जिन ने आसानी से ट्रैप बिछाकर ओवर पावर एबिलिटी दिखा दी। इस बीच अपार्टमेंट में हना घबराहट में घूम रही थी। वो चिल्ला रही थी कि उन्हें यूरो को जल्द ढूंढना होगा। डेरा सहमत होता है क्योंकि यूरो को शहर के नियम नहीं पता। वो किसी आम इंसान की पेटी बना सकता है। हना मानती है कि ये एक वजह है, पर वो चेतावनी देती है कि यूरो खुद हादसे का शिकार हो सकता है। डेरा ये सुनकर चकित रह जाता है और कहता है कि जो लड़की बच्चों को पसंद नहीं करती आज इतनी हमदर्दी कैसे दिखा रही है। हना चढ़ जाती है और याद दिलाती है कि यूरो का अभी तक फैमिली रजिस्टर नहीं बना है। हालांकि डेरा को स्थिति की गंभीरता समझने में वक्त लगता है। जब दिमाग चलता है उसे एहसास होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं है।
अगर उसको चोट लगी तो पूरा मेडिकल खर्चा उन्हें भरना पड़ेगा। अब डेरा डर के मारे स्तंभ हो जाता है, पर हना जीरो को यूरू ट्रैक करने का आदेश देती है और यूरू का कोड जीरो को देती है ताकि वो महक दिमाग में बिठा सके। जीरो तुरंत हवा की रफ्तार से ट्रैक करने भागता है। हना को टेट्सू को सैटेलाइट के जरिए जीरो ट्रैक करने का ऑर्डर देती है। डेरा ये देखकर प्रभावित होता है कि उसके डीमंस आधुनिक तकनीक इस्तेमाल कर सकते हैं। हना गर्व से समझाती है कि ये डीमंस पीढ़ियों से शहर में रह रहे हैं, इसलिए उन्होंने खुद को अडेप्ट कर लिया है। हना का कूल एटीट्यूड तब हवा हो जाता है जब पता चलता है कि जीरो ट्रैक करते टोक्यो तक पहुंच गया है। डेरा चुपचाप सोचता है कि क्या यूरू रास्ता भटक गया है। जब अपार्टमेंट में वो लोग पहेली सुलझा रहे थे, बिल्डिंग में जिन शांति से यूरू को बताता है कि हिगाशी गांव वाले दोनों जुड़वा बच्चों को हासिल करना चाहते हैं। हालांकि जिन ने गांव पर हमला किया था और अब वो भाग रहा है, ऐसे में गांव वाले आशा के लिए नहीं आएंगे। वो इस संभावना को खारिज नहीं कर सकता था कि गांव वाले उम्मीद करेंगे कि कैगेमोरी क्लैन अपना गार्ड डाउन करेगा और तब वो अचानक हमला करेंगे। इसलिए जिन ने उस बुरी संभावना के लिए पहले से तैयारी की थी। यूरू मचेटे का इस्तेमाल करके डीमन के पेट से बच निकलने की कोशिश करता है, पर एंगलर फिश के दांत आम सोच से कहीं ज्यादा सख्त है। राइट और लेफ्ट अंधेरे में छुपे सोच रहे थे कि क्या करें। वो जानते थे कि जिन के पास कोई दिखने वाला हथियार नहीं है, फिर भी राइट दूसरे डीमंस को महसूस कर सकता था। वहां जिन के डीमन के अलावा 2 और जोड़े थे, ऐसे में बाहर निकलना खतरनाक हो सकता था। कुछ पल सोचने के बाद राइट और लेफ्ट ने बाहर निकलने का फैसला किया, पर हारुओ कुरोया उन्हें पीछे हटने को कहता है और कड़ी चेतावनी देता है कि उनका मालिक कब्जे में है। उसकी चेतावनी के बावजूद राइट और लेफ्ट आगे बढ़ते हैं। उन्होंने तय कर लिया था कि जिन को बंधक बनाएंगे। यूरू उन दोनों से बेवकूफी के लिए माफी मांगता है, पर राइट स्पष्ट करता है कि वो दोष नहीं देता। लेफ्ट यूरू को जहां है वहीं रुकने का निर्देश देती है। एंगलर फिश के पेट में रुककर वो उस डीमन को एक जगह लॉक कर रहा है। यूरू उनकी बात मानकर वहीं रुकने का फैसला करता है। जिन हैरान हो जाता है कि एक डीमन मालिक को आदेश कैसे दे रहा है। हारुओ भी कंफ्यूज था, क्योंकि डीमंस को मालिक की रक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। भाई, इनका अलग ही सिस्टम चल रहा है। राइट हंसता है और बताता है कि वो हमेशा अपने हिसाब से काम करते हैं। लेफ्ट उसे आम इंसानों पर आसानी करने को कहती है। जिन मकोटो को ऑर्डर देता है और डीमन हथियार उगलने लगता है। वो तुरंत गोली चलाना शुरू करते हैं। यूरू देखता है कि ये वही हथियार हैं जो गांव में इस्तेमाल हुए थे। वो चेतावनी देता है, पर राइट खड़े रहते हैं। गोलियां लगती हैं पर असर नहीं होता। एक डीमन मैच लॉक चलाता है। इनको तगड़ा बफ मिला हुआ है। जिन मकोटो से भारी ललटेन उगलवाता है जो राइट के चेहरे पर लगती है। हारुओ डीमन बुलाता है, जिससे विशाल कछुआ लेफ्ट पर गिर जाता है। खरगोश राइट पर हमला करता है। लेफ्ट माफी मांगती है और समझाती है कि वो वहां अपनी जगह से 1 इंच भी हिल नहीं सकती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उस कछुए का वजन सच में हद से ज्यादा भारी है। जब वो सभी लोग इन परेशान करने वाले दुश्मनों से निपटने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, तब यूरू इस स्थिति का गहराई से विश्लेषण करता है ताकि वो कोई असरदार योजना बना सके। कुछ सेकंड्स तक विचार करने के बाद वो अचानक एक्शन में कूदता है और अपना मचेटे सीधे उस कछुए के सिर की तरफ फेंक देता है, जिससे लेफ्ट के ऊपर से वजन हट जाता है। बिना एक भी वक्त बर्बाद किए लेफ्ट तुरंत हवा में बहुत ऊंची छलांग लगाती है और यूरू को वहां से हटने को कहती है। यूरू रास्ते से हट जाता है और लेफ्ट एक जोरदार किक मारकर उस एंगलर फिश के सारे दांत बुरी तरह तोड़ देती है। वो बेचारी मछली दर्द के मारे वहां चिल्लाने लगती है। लेफ्ट मानती है कि इसके दांत उतने सख्त बिल्कुल नहीं थे जितने उसने पिछली बार एक लड़ाई में देखे थे। यूरू एक टूटा हुआ दांत उठाता है और उसे भाले की तरह इस्तेमाल करके सीधे आकियो कुरोया पर फेंक देता है, जो कि वहां का एक और डीमन विल्डर है। आकियो उस दांत को चेहरे पर लगने से ठीक पहले हाथ से रोक लेता है, लेकिन यूरू इस मौके का पूरा फायदा उठाकर तेजी से निकल भागता है। भागते हुए वो यूरू से पूछता है कि आखिर लैट्रिन इस्तेमाल करने के बाद उन्हें निकलने से पहले क्या करना चाहिए। राइट को तुरंत नियम याद आते हैं कि उन्हें सारी बत्तियां बुझानी होंगी। वो अपनी शक्ति का पूरा इस्तेमाल करता है और सारे लाइट बल्ब्स को एक झटके में फोड़ देता है। इस धमाके से वहां हर तरफ घना अंधेरा छा जाता है। हारुओ का डीमन इस अंधेरे में कुछ नहीं देख पाता, लेकिन वो सूचित करता है कि वो यूरू के डीमंस को उनसे दूर जाते हुए आसानी से महसूस कर सकता है। हारुओ को लगता है कि वो वहां से बच निकलने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन जिन इस बात को नकारता है क्योंकि जेविये के डीमंस अभी भी घात लगाए बैठे हैं। जिन को आशा की बातें ठीक से याद आती हैं जब उसने बताया था कि उसके भाई का दिमाग एक चालाक शिकारी जैसा काम करता है। जैसे ही वो ये सोचता है, यूरू अंधेरे में उसके ठीक पीछे प्रकट होता है और मचेटे से खतरनाक हमला करता है। जिन मुश्किल से खुद को बचा पाता है, लेकिन जब मकोतो को रोशनी लाने के लिए पुकारता है, तब तक यूरू तेजी दिखाकर हथियार की धार जिन की गर्दन पर रख चुका होता है। दोस्तों, यहाँ इनका लॉजिक बिल्कुल अलग लेवल पर है। लाइट आने तक तो पेटी बन चुकी होती। राइट और लेफ्ट वापस लौट आते हैं जब उन्हें दिखता है कि योजना काम कर गई है। हारुओ उनसे हैरानी से पूछता है कि भला किस तरह के डीमंस अकेले अपने मालिक को छोड़कर ऐसे भागते हैं। राइट कहता है कि उसे बाकियों का ज्यादा नहीं पता, लेकिन उनका काम करने का तरीका हमेशा से यही रहा है। लेफ्ट भी उसकी इस बात से पूरी तरह सहमत होती है और यूरू के पास आते हुए समझाती है कि जब तक दिया गया काम पूरा हो रहा है, तब तक वो अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। यूरू इन बातों से थोड़ा उलझन में पड़ता है और पूछता है कि क्या खतरे से भाग जाना सामान्य बात नहीं है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके साथी दुश्मन के हाथों पैक कर दिए जाए। जिन मानता है कि यूरू का तर्क सही है। राइट सबको बताता है कि यूरू असल में ट्विन ऑफ द नाइट है, जिसका मतलब अंधेरा उसका अपना शिकार का मैदान है और वो बिना मदद के अकेले भी बेहतरीन तरीके से लड़ सकता है।
ये सुनकर हरुओ तुरंत अपने विचार बदलता है और जब उसे एहसास होता है कि इन डीमंस को अपने मालिक पर अटूट विश्वास है तो उसे ये बहुत औसम लगने लगता है। राइट और लेफ्ट स्पष्ट करते हैं कि अगर यूरू ने उन्हें नहीं रोका होता तो भी वो पीछा करते, क्योंकि वो इस घने अंधेरे में भी महक को ट्रैक कर सकते हैं। जिन समझता है कि पहाड़ों में बड़े होने की वजह से इनकी इंद्रियां बहुत तेज हो चुकी हैं, जो पूरी तरह तर्कसंगत बात है। यूरू इस बातचीत को छोड़कर जिन से सीधे पूछता है कि क्या उसके क्लैन ने हिगाशी विलेज पर हमला किया था। जिन शांत रहता है, लेकिन फिर अपना जुर्म कबूल करता है कि वो इस हमले के लिए जिम्मेदार था। हरुओ और आकियो को जिन की जान का डर सताने लगता है, क्योंकि यूरू इस बयान से हद से ज्यादा गुस्से में दिख रहा था, लेकिन लेफ्ट उन दोनों को आगे बढ़ने से रोकती है। अपने पूरे गुस्से के बावजूद यूरू खुद पर काबू पाता है और जिन से आशा को यहाँ बुलाने को कहता है ताकि वो उससे आमने सामने बात कर सके। आकियो और हरुओ उलझन में पड़ जाते हैं कि वो उसको वहां से ले जाने की जगह सिर्फ बात क्यों करना चाहता है। जिन पूछता है कि क्या हिगाशी विलेज को दोनों ट्विंस की जरूरत नहीं है। यूरू सफाई देता है कि ये उसकी चिंता का विषय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज वो अपनी मर्जी से आया है। जिन कहता है कि उसको इस काम के लिए कागामोरी मैनर आना चाहिए, क्योंकि आशा भी उससे मिलना चाहती है, लेकिन यूरू साफ कहता है कि वहां जाना सीधे भालू की गुफा में घुसने जैसा बेवकूफी भरा कदम है, इसलिए उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है और आशा को वहीं आना होगा। आकियो अपने हथियार छोड़ देता है और यूरू को रोकने को कहता है ताकि वो जिन का बहता लाल पानी रोक सके, वरना उसकी पेटी बन जाएगी। यूरू उस घाव को देखता है और कहता है कि उसने ध्यान रखा था कि टिकट ना कटे, इसलिए वो इलाज करने देता है। जिन हैरान होकर पूछता है कि क्या उसने जानबूझकर उस पर हल्का हमला किया था। यूरू समझता है कि जिन उसको पैक करने के इरादे से बिल्कुल नहीं आया था। हरुओ डरते हुए सोचता है कि पहाड़ी लोग कितने अजीब और डरावने होते हैं। यूरू जानता है कि अगर जिन पहले हमले में पूरी ताकत लगाता तो वो जिंदा नहीं होता। राइट और लेफ्ट सोचते हैं कि वहां दूसरा जोड़ा भी छिपा है। आकियो बताता है कि वो डीमन जोड़ा उसका है, पर आकार में विशाल होने के कारण फिट नहीं आता। तभी तीनों दरवाजे के बाहर ध्यान से देखते हैं, जहां सिर्फ एक बेहद डरावनी विशाल आंख बिना पल के झपकाए उन्हें घूर रही होती है। जिन जल्दी से गंभीर स्थिति को संभालता है और उन्हें पूरा भरोसा दिलाता है कि मैनर चलने पर कोई भी उनकी पेटी नहीं बनाएगा, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। आखिर में वहां फैला सारा मलबा और कचरा आई आसानी से खा जाता है, क्योंकि वो सफाई वाला शैतान है जो इस गंदगी को मिटाकर सब ठीक करता है। जेनेटर्स होने के नाते वो उन्हें ऐसी चीजें खिलाते हैं जिनकी दुनिया को जरूरत नहीं है, इसलिए ये डीमंस कई काम में काफी कन्वीनियंट है, क्योंकि मकोटो के साथ होने पर सिक्योरिटी इन्हें पकड़ नहीं पाती। यूरू कहता है कि उसने बहुत सारे ऐसे वर्ड सुने जो वो नहीं जानता, पर समझ गया कि ये कन्वीनियंट है। लेफ्ट हरुओं से पूछती है कि कछुआ कितने कन का है, जिसका मतलब हरुओ वजन यानी किलोग्राम समझ लेता है। वो कहता है कि कभी वजन नहीं किया, पर यह कछुआ और भारी हो सकता है। लेफ्ट कछुए को घूर कर बिना कुछ बोले निकल जाती है, कहती है कि उसे और ट्रेनिंग चाहिए। हरुओ उसकी डिसिप्लिन देखकर हैरान है, लेकिन उसके बाल राइट का मजाक उड़ाते हैं, जिससे वो तुरंत भड़क जाता है। राइट यूरू से पूछता है कि क्या वो खरगोश का शिकार कर सकता है। यूरू बताता है कि वो ट्रैप्स लगाता है क्योंकि उसका ब्रॉथ स्वादिष्ट बनता है। हरुओ अपने डीमन को गले लगाकर डर जाता है और उसे बारबेरियन बोलता है, जबकि आकियो सोचता है कि क्या डीमंस। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड वहां आता है। हरुओ और आकियो से बताते हैं कि सारी बत्तियां गुल हो गई हैं, जो काफी इनकन्वीनियंट है। गार्ड देखता है कि लाइट्स फूट चुकी हैं। हरुओ झूठ बोलता है कि शायद शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। वो कहता है कि अचानक क्रैकलिंग आवाज से वो लोग डर गए। गार्ड उनकी बात मान लेता है और उन्हें एक रास्ते की तरफ ले जाता है जहां लाइट्स ऑन है, ताकि वो निकल सकें। सब गार्ड को थैंक्स कहते हैं। बेचारा गार्ड देख भी नहीं पाता कि यूरू और जिन की टीम कितने डीमन से घिरी है। वहीं सोने की कोशिश करती आशा को जिन का मैसेज मिलता है और वो तुरंत उठकर गैबी को जगाती है। कहती है कि जिन उसके भाई को मैनर ला रहा है। गैबी शॉक में है कि ये इतनी जल्दी कैसे हुआ, पर वो आशा को इस बात पर पूरा पागल होते देख ज्यादा हैरान है, जो सोच रही है कि अब क्या करेगी या क्या पहनेगी। जब तक वो फैसला करती, जिन फोन करके इन्फॉर्म करता है कि उसने हिगाशी विलेज ट्विन का मामला सेटल कर लिया है और अब वो मैनर की तरफ निकल रहे हैं। गोंजो ये खबर सुनकर काफी खुश होता है और पूछता है कि क्या वो उसके आने तक इंतजार कर सकता है। जिन पूछता है कि वो कहाँ है, तो बुढ़े ने खुशी से बताया कि वो हॉट स्प्रिंग में है। वो कहता है कि सोचा था काम के बाद नहा लेगा, पर अब सीधा मैनर वापस आ रहा है। ये दल आखिरकार कागामोरी परिवार के विशाल निवास स्थान पर पहुंचता है। हैरानी की बात यह है कि यहाँ कदम रखने के बावजूद राइट और लेफ्ट जैसी ओवरपावर्ड शक्तियां भी आसपास किसी पिशाच को महसूस नहीं कर पाती हैं, जबकि अफवाहें थीं कि कागामोरी खानदान के पास अनेक शक्तिशाली पिशाच नियंत्रक मौजूद हैं। जिन स्पष्ट करता है कि दरअसल इस जगह पर असंख्य खतरनाक प्राणी मौजूद हैं, परंतु वे सभी अभी आम इलाके में नहीं, बल्कि विशेष वीआईपी क्षेत्र के अंदर बैठे हैं। जैसे ही उनका दल द्वार के पास पहुंचता है, जिन उन्हें सूचित करता है कि सामने वाले रास्ते पर ही सुरक्षा कवच का किनारा स्थित है। यूरू इस घने अंधेरे रास्ते से आगे बढ़ते वक्त बिल्कुल शांत रहता है। जैसे ही वे उस द्वार को पार करते हैं, ठीक उसी क्षण राइट और लेफ्ट को उस जादुई कवच के आर पार होने का सटीक एहसास होता है।
अंदर का दृश्य इतना भयंकर होता है कि दोनों सहयोगी दंग रह जाते हैं। कवच के अंदर अब हर तरफ असंख्य पिशाच मौजूद होते हैं और उनकी संख्या इतनी अधिक होती है कि गिनती करना असंभव लगता है। इसी बीच गैब्रियल नामक शक्ति गैबी को सूचित करती है कि आशा का सगा भाई हवेली में पहुंच चुका है। ये सुनकर आशा खुशी से उछलती है और गैबी से पूछती है कि क्या वो उसके साथ चलेगी, लेकिन गैबी इस प्रस्ताव को कठोरता से ठुकरा देती है और कहती है कि वो उस इंसान को बिल्कुल नहीं देखना चाहती जिसने उसके शरीर में छेद करके उसकी पेटी बना दी थी। गैबी बताती है कि उसके घाव ताजे हैं, इसलिए चलने की एबिलिटी नहीं बची। आशा बाद में मिलने का वादा करती है और गैबी वापस सो जाती है। इसी दौरान जीरो हवेली के कवच के बाहर चुपचाप रुका रहता है और कोतेत्सु अपनी तकनीक का प्रदर्शन करते हुए हना को यूरू की लोकेशन दिखाता है। वे देखते हैं कि वो एक आलीशान इमारत है जो बड़ा हिस्सा घेरे हुए है। शुरुआत में उन्हें समझ नहीं आता, पर कोतेत्सु बताता है कि उस क्षेत्र को कागामुरी पार्क कहते हैं। ये सुनकर हना परेशान होकर पूछती है कि क्या यूरू दुश्मनों के हाथों पकड़ा गया है। डेरा इस चिंता को दूर करता है और कहता है कि वो नकारात्मक विचार नहीं लाना चाहता, क्योंकि यूरू के साथ राइट और लेफ्ट जैसी शक्तियां हैं। डेरा को पता है कि पिता की तरह उसे वहां लेने जाना होगा। हना पूछती है कि क्या वो गाड़ी से चलें, पर डेरा याद दिलाता है कि दुश्मनों को उनके संबंध का पता नहीं है, इसलिए वो कैब से जाएगा और वापस ट्रेन से आएगा, क्योंकि ये सामाजिक ज्ञान का लेसन होगा। वहीं यूरू द्वार की विशालता देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। राइट भी सहमत होते हुए कहता है कि ये इमारत किसी पुराने महल जैसी प्रतीत होती है। तभी असुमा कागामोरी वहां आकर बताता है कि उसने सुना था कि दूसरा भाई आने वाला है, इसलिए वो मनोरंजन के लिए आया। जिन कहता है कि उसने असुमा को कोई जानकारी नहीं दी थी, पर असुमा शैतानी मुस्कुराहट के साथ बताता है कि उसके पास तीव्र सुनने का बफ है। असुमा हैरान होता है जब वो देखता है कि जिन ठीक से चल नहीं पा रहा, पर जिन कहता है चोट गंभीर नहीं है। असुमा राइट और लेफ्ट को देखता है और समझ जाता है कि जिन का उनके साथ मुकाबला हुआ होगा। वो यूरू को देखकर अपना परिचय देता है। ठीक उसी समय आशा हवेली से बाहर आती है और यूरू की ओर दौड़ पड़ती है। उसको जिंदा देखकर उसकी आंखों में आंसू आते हैं और वो रोते हुए गले लगने की मांग करती है, परंतु यूरू अपनी प्लॉट आर्मर की तशन में बिना झिझक के उसे तुरंत मना कर देता है। आशा माफी मांगती है और कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि उनके बीच अब कितनी नजदीकियां बची हैं, जिससे यूरू भी सहमत होता है। वो स्पष्ट करता है कि वो यहाँ दोस्त बनाने नहीं, बल्कि सवालों के जवाब लेने आया है। आशा कहती है वो सब जवाब देगी, पर बाद में गले मिलना चाहती है। यूरू जिसे दोबारा ठुकरा देता है। यूरू सुनाता है कि उसे जिन की चोट की चिंता करनी चाहिए। आशा चोट देखकर हैरान होती है और जिन को इन्फर्मरी जाने को कहती है। असुमा कहता है कि ऐसी स्थिति में वो उन्हें हवेली घुमा सकता है। आशा थोड़ी हैरान होती है और असुमा समझ जाता है कि वो अपने भाई के अलावा किसी को नहीं देखती। जिन दृढ़ता से असुमा को जाने को कहता है, क्योंकि यूरू उनका मेहमान है। जिन आकियों को बाहर रुकने को कहता है और यूरू को अपने पास रहने की हिदायत देता है ताकि वो गुम न हो जाए। इसके बाद जिन इन्फर्मरी की ओर बढ़ता है, जहां डॉक्टर साकुराजावा उसे बताती है कि इस घाव पर टाके लगवाने पड़ेंगे। जब जिन बताता है कि उसे एक बच्चे ने मचेटे से काटा है, तो डॉक्टर हैरान रह जाती है। क्रिंज अलर्ट। डॉक्टर समझ जाती है कि आधी रात को उसे क्यों जगाया गया और सोचती है कि आजकल के बच्चे सच में डरावने होते हैं। जिन स्पष्ट करता है कि आम बच्चे मचेटे लेकर नहीं घूमते, पर यूरू गर्व से कहता है कि हर जवान लड़के के पास एक मचेटे होना चाहिए। आशा भी इस इलॉजिकल बात से सहमत होती है। हारुओ इन गवार भाई बहन की बातों से बुरी तरह घबरा जाता है, पर जिन इन सबको अनदेखा करके आशा का लाल रंग डॉक्टर को वापस देता है। साकुराजावा हिदायत देती है कि ऐसी चीजों को बाहर घुमाना अस्वच्छ है। उसी समय यूरू लाल रंग को देखकर शिकायत करता है कि पिशाच ही महिलाओं से लाल रंग निकालते हैं। आशा स्पष्ट करती है कि बिना नस काटे आधुनिक तकनीक से इसे निकालना उसी का आइडिया था। यूरू इस सिस्टम के मैजिक को लेकर पूरी तरह परेशान है। जिन बताता है कि इन्फर्मरी में ही सैंपल लिया था और साकुराजावा सिरिंज दिखाकर प्रक्रिया समझाती है। आशा विश्वास दिलाती है कि इसमें दर्द नहीं होता। यूरू को ये चक्कर समझ नहीं आता। हारुआ हैरान होता है कि यूरू को हिंसा से दिक्कत नहीं, पर यह देखकर घबरा गया। आशा कहती है कि कागामोरी वाले अच्छा खाना खिलाते हैं, इसलिए थोड़ा रन निकालने से कुछ नहीं होता। वो फिर गले मिलने की मांग करती है, जिसे वो ठुकरा देता है। यूरू शिकायत करता है कि पुरानी आशा बहुत विशाल हो गई है। आशा जवाब देती है कि यहाँ खाकर वो भी बड़ा होगा। यूरू कहता है कि खाना नमकीन है, हालांकि चावल स्वादिष्ट है। उसे याद आता है कि वो खाने की बात करने नहीं आया। आशा सहमत होती है और कहती है वो जवाब देगी, पर बाद में गले मिलना चाहती है। यूरू जिद पर अड़े रहते हुए फिर इनकार कर देता है। इस तूतू मैमे के बीच हारुओ महसूस करता है कि ये दोनों हमेशा की तरह इन ट्यून है। बिना एक भी सेकंड का वक्त गवाए यूरू एक अत्यंत ही गंभीर और खतरनाक रूप धारण करता है और सीधे आशा की आंखों में देखकर पूछता है कि आखिर उनके माता पिता कहाँ छुपे हैं और उनका क्या हुआ है। तो आशा इस प्रश्न से पूरी तरह चौंक जाती है। यूरू जिद पर अड़ा रहता है और उससे कहता है कि वह उन्हें सामने प्रस्तुत करे, क्योंकि उसे मालूम है कि उन दोनों ने एक साथ गांव से पलायन किया था। आशा थोड़ा विचार करती है और पुष्टि करती है कि हाँ, उन्होंने एक साथ गांव छोड़ा था, परंतु दुख की बात यह है कि उनके माता पिता अब हवेली में मौजूद नहीं है।
यूरू परेशान होकर पूछता है कि आखिर वे कहाँ गायब हो गए। आसा सच्चाई सामने रखती है और सूचित करती है कि वे असल में लापता है। इस तनावपूर्ण स्थिति में जिन बीच में बोलने का निर्णय लेता है। वह आसा से आज्ञा मांगता है कि उसे इस लड़के को कितनी सच्चाई बतानी चाहिए। आसा निष्कपट भावना दिखाते हुए जिन से कहती है कि वह सब कुछ विस्तार से बता दे, क्योंकि वह अपने भाई से झूठ नहीं बोलना चाहती। जिन स्पष्ट करता है कि उनके गांव से निकलने के बाद असंख्य घटनाएं घटी हैं। ये सब कागामोरी खानदान द्वारा शरण देने के बाद अचानक प्रारंभ हुआ। जब वे नई आधुनिक जिंदगी में बस चुके थे और उनका सिस्टम स्थिर हो चुका था, तब उन्होंने अपनी माता के पैतृक घर जाने का दृढ़ निश्चय किया। यूरो को पुरानी स्मृति याद आती है कि उसकी मां ने उसे बताया था कि वह पहाड़ के नीचे बसने वाले क्षेत्र की मूल निवासी है। जिन सूचित करता है कि उसकी मां ओकिनावा से ताल्लुक रखती है। आसा स्पष्ट करती है कि ओकिनावा दक्षिण दिशा में स्थित एक दूर का द्वीप है, इसलिए वहां तक पहुंचने के लिए विमान का उपयोग करना पड़ता है। वह विमान की संपूर्ण प्रक्रिया समझाती है। यूरू यह सुनकर इतना हैरान होता है कि उसका दिमाग सिस्टम हैंग कर दिया हो। दोस्तों, क्रिंज अलर्ट। बेचारा यूरू हवाई जहाजों को आसमान में उड़ने वाले खतरनाक ड्रैगन समझता था। उसका दिमाग इतना आउट ऑफ डेट है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी देखकर उसकी समझने की एबिलिटी बंद हो जाती है। आसा उसे बताती है कि हवाई जहाज आसानी से 100 यात्रियों को ढो सकते हैं। यहाँ लोगों को लगने लगा था कि उनकी मां शायद तो हुकू के अनजान पहाड़ में लापता हो चुकी हैं, इसलिए वह वापस मायके जाकर अपने माता पिता को दिखाना चाहती थी कि वह सुरक्षित है। यात्रा पर जाने से पहले उन्होंने आसा की जिम्मेदारी कागामोरी खानदान को सौंप दी। टोक्यो से ओकिनावा जाने वाले विमान के उड़ते ही उनके माता पिता अचानक हवा में गायब हो गए। यूरू सदमे में चला जाता है और घबराहट से पूछता है कि क्या वे उड़ते विमान से नीचे गिर गए थे। आसा इस लॉजिकल विचार का खंडन करती है और स्पष्ट करती है कि वे उड़ान के दौरान जादुई तरीके से गायब हो गए थे। यह प्रमाणित थी कि उन्होंने टोक्यो में विमान पर कदम रखा था, परंतु जब विमान ओकिनावा उतरा तब वे मौजूद नहीं थे। जिन बीच में बोलते हुए रहस्य को बढ़ाता है कि उनकी सुरक्षा के लिए कागामोरी खानदान के एक अत्यंत विश्वसनीय और ओवरपावर्ड पिशाच नियंत्रक को रक्षक बनाकर भेजा गया था। आश्चर्य की बात यह थी कि वह सुरक्षा कर्मचारी भी उन्हीं के साथ रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया। यूरू इस कहानी पर शंका व्यक्त करता है और लगातार सवाल पूछने लगता है। वह सीधे शब्दों में कहता है कि उस स्थिति में रक्षक कर्मचारी को ही सबसे बड़ा संदिग्ध मानना चाहिए। आसा इस तथ्यपूर्ण बात से सहमत होती है और कहती है कि संभावना है कि वह सुरक्षा कर्मचारी शत्रु था जो दोस्त बनने का नाटक कर रहा था। वह हिगाशी गांव का एजेंट भी हो सकता है जिसने घुसपैठ की थी। जिन तुरंत स्पष्ट करता है कि चाहे उसकी निष्ठा किसी के प्रति हो, यह उनकी भयंकर भूल थी, इसलिए वह माफी मांगता है। लेकिन यूरू अनदेखा कर देता है और आसा से पूछता है कि क्या वह इन लोगों पर विश्वास कर सकती है, खासकर तब जब इन्होंने उनके माता पिता को लापता होने दिया। आसा शांति से जवाब देती है कि पलायन के पश्चात दुष्ट गांव से हत्यारे उसकी पेटी बनाने के लिए वहां आने लगे थे। अंततः कागामोरी खानदान के मुख्य मालिक और जिनके साथी ही थे जिन्होंने हर बार उसकी जान बचाई। उन्होंने उसे एक तगड़ा प्लॉट आर्मर प्रदान किया। इसी कारण से उसके दिल में उनके प्रति अटूट विश्वास है। यूरू इस ठोस तर्क के सामने अपना मुंह बंद रखने पर मजबूर हो जाता है। कमरे में खामोशी छा जाती है। दृश्य बदलता है और दुश्मन खेमे में अनजान आवाजों के बीच खतरनाक गुफ्तगू सुनाई देती है। वे चर्चा कर रहे हैं कि यूरू हवेली के कवच के अंदर प्रवेश कर चुका है। वे इस लोर पर बात करते हैं कि 400 सालों में पैदा होने वाले ये पहले 2 जुड़वा बच्चे हैं जिन्हें दिन और रात को विभाजित करने की अद्भुत शक्ति प्राप्त है। अब दोनों वहां मौजूद हैं। एक आवाज इशारा करती है कि जौ पिशाच को नियंत्रित करने वाली गैबी की चलती फिरती एबिलिटी पैर की चोट के कारण सीमित हो चुकी है। जिन भी घायल अवस्था में है, हवेली का मालिक भी बाहर गया हुआ है। दोस्तों, क्लासिक एनिमे विलन्स की तरह ये लोग भी अपनी मास्टर प्लान ऐसे समझा रहे हैं जैसे स्क्रिप्ट पढ़ रहे हों। उनका मानना है कि यह एक बेहद सुनहरा बफ से भरा अवसर है। दूसरी आवाज सावधान करती है कि गांव वाला लड़का ताकतवर है लेकिन लड़की रात में कमजोर पड़ जाती है। पहली आवाज क्रूर टिप्पणी करती है कि अगर उस लड़के का टिकट कट गया तो उन्हें कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि उन्हें सिर्फ उस लड़की का सिर चाहिए। ठीक उसी क्षण राइट और लेफ्ट अपने सेंसर से महसूस कर लेते हैं कि कुछ भयंकर गड़बड़ होने वाली है। लेफ्ट जल्दी पर्दा हटाती है और 2 विशाल पिशाच अस्पताल की खिड़कियां तोड़ते हुए अंदर घुसाते हैं। गैब्रियल तुरंत गैबी के बाल खींचकर उसे जगा देता है। गैबी विशाल पिशाचों को देखकर स्थिति समझ जाती है। गैब्रियल रक्षा करने के लिए सीधे डिफेंसिव मोड में आकर बड़ा हो जाता है। इसी बीच आसा, यूरू और बाकी लोग वहां से तेजी से भागने लगते हैं। राइट मजबूरन जिन को अपने कंधे पर उठाता है। यूरू गुस्से में जिन पर जाल में फंसाने का आरोप लगाता है। जिन स्पष्ट करता है कि ये बाहरी दुश्मन है। लेफ्ट पूछती है कि क्या वे इन्हें हरा सकते हैं, पर जिन कहता है कि वह उनके मालिक को जिंदा पकड़ना चाहता है। डॉक्टर साकुलाजावा अजीब मानसिकता के साथ कहती है कि अगर वे इन्हें पैक कर रहे हैं तो पुष्टि कर लें कि वे जिंदा ना बचे, क्योंकि वह उनका इलाज करके वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती। यूरू पूछता है कि पिशाचों के मालिक की पेटी बनाने पर उनका क्या होता है। हारू समझाते हैं कि अगर उन्हें नए मालिक को ट्रांसफर नहीं किया गया तो वे आवारा बन जाते हैं और समय के साथ गायब हो जाते हैं। यूरू मान लेता है कि यह नियम दर्दनाक है, इसलिए वह दुश्मन मालिक को पैक ना करने का फैसला करता है। यूरू तुरंत जिन से पूछता है कि क्या उसके पिशाचों के पास धनुष और तीर है। अगले ही सेकंड मकोटो आधुनिक हथियारों सहित कई धनुष उगल देता है। यूरू वक्त बर्बाद किए बिना साधारण धनुष उठाकर निशाना लगाता है।